चतुर चालाक चहल ने किया चंचल मैक्सवेल को चलता। ओए हो, क्या बात है, ऑसम। ग्रीन पार्क को रोहित पार्क कहना पड़ेगा। हाँ जी, कोहली का बल्ला माशाअल्लाह। वो कौन सी 101 तुकबंदी और मुहावरे की किताब है जो हिंदी कमेंट्री बॉक्स में बांटी है? आज के हमारे मेहमान कमाल के क्रिकेटर आकाश चोपड़ा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब आपको हटाया गया कप्तानी से और फिर टीम से भी हटा दिया गया, that was interesting actually. अनसेरेमोनियल एग्जिट। वेरी अनसेरेमोनियल, क्योंकि मेरी शादी थी, 2009 की बात थी, पीछे से उन्होंने कोई कप्तान अनाउंस कर दिया। विराट कोहली को बनाया। आई थिंक विराट को एक मैच के लिए बनाया उन्होंने कप्तान। कितना मुश्किल होता है कि एक बच्चा है जो 6 साल का है और गेंद पकड़ना सीख रहा है, उसका एक ही सपना है जी, खेलना है खेलना है खेलना है, एंड देन ये एहसास, इस चीज को एक्सेप्ट करना कि यार नहीं आएगी अब कॉल। इट इज टफ। वो पेन, वो हर्ट, वो चोट, वो सिर्फ आपकी अपनी होती है। कमबैक्स की स्टोरीज जो हैं वो पब्लिक में आती हैं, जो कमबैक्स नहीं होते उनकी स्टोरी कभी नहीं आती। ये आपने अपने रिस्पांस में आईपीएल का जिक्र किया। जी जी। कई लोग ये लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि आकाश चोपड़ा क्या सोच के आईपीएल खेलने गए थे। 8.5 पौने 9 का एवरेज है, 6 इनिंग्स खेले। जी जी जी। सवाल तो एक्चुअली ना केकेआर से पूछना चाहिए, तुमने लिया क्यों था इसको, एंड देन दे विल टेल यू। आपने और महेंद्र सिंह धोनी ने रूम शेयर किया है, जी, रूम जी, शेयर जी, किया जी। इंडिया के लिए। इंडिया ए के लिए किया था। बड़ा बताइए जरा कुछ तजुर्बे, क्योंकि वो तो इंटरव्यू देते नहीं है। आई नो, वी नो वेरी लेस अबाउट हिम। वो तब भी बात कम करता था। एक महीने में 30 ही सेंटेंस बोला होगा पूरे 30 दिन में, बोलता ही नहीं था कुछ। गौतम गंभीर, उनके बारे में आपके क्या इनिशियल इंप्रेशंस थे? दिल्ली की टीम में ऑलमोस्ट साथ में थे, थोड़ा बाद में आया वो, मैं पहले खेल चुका था, एंड वी वर कंपेटिटर्स, क्योंकि हम दोनों एक ही स्पॉट की लड़ाई भी कर रहे हैं। ओपन तो ये भी सच्चाई है। तो आई वोंट कॉल माई सेल्फ कि हम दोनों ही एक्चुअली उस समय में तो एक दूसरे को फ्रेंड्स बोलेंगे भी नहीं। कोई एक क्रिकेटर है जो आपका दोस्त है? मिथुन मनास फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, पर उसके बाद क्या आप बड़े होते हो, फिर आई मीन यू स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट। आई थिंक एंड मिथुन प्लेड हिज कार्ड्स वेल। आई डोंट नो। आज आप बता ही दीजिए भाई साहब। मैं ये बता सकता हूँ कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, और कैसे बन गए? आई थिंक इलेक्शन हुआ होगा और उसके अंदर वो जीत गए होंगे। कि इलेक्शन कब से होने लगा बीसीसीआई में? नहीं, कुछ तो होता होगा, आई एम श्योर। एजीएम में कोई तो बनाते होंगे। कुछ तो होता है, नए लोग आते हैं, पुराने जाते हैं, एक राजीव शुक्ला बने रहते हैं। सो ही इज कांस्टेंट, रेस्ट ऑफ द पीपल आर वेरिएबल। हम लोग अरसे से जब से क्रिकेट पढ़ना, देखना, समझना शुरू कर रहे हैं, एक की ये लॉबी कि दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब, ये हमें 5 सेंटर बता दिए कि साहब इनका तो रहेगा ही, बाकी लोग देख लें। पहले होता था, क्या होता था? आपको पता था कि मुंबई वॉज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब दिल्ली, मुंबई से क्रिकेट चलती थी, ऐसा हमने बचपन से यही सीखा। कौन चलाता है बीसीसीआई? अमित शाह के बेटे जय शाह। इवेंचुअली मेजॉरिटी पे ही चलती होगी, आज तक हमेशा से वैसे ही होता आया होगा। इवेंचुअली उस मेजॉरिटी को इन्फ्लुएंस भी तो किया जाता है, इसीलिए तो कभी डालमिया लॉबी, कभी श्रीनिवासन लॉबी, कभी शरद पवार लॉबी, और अब रूलिंग पार्टी की लॉबी, जो वो चाहते हैं वो हो जाता है। पर यू ट्राई एंड गेट योर मेजॉरिटी समहाउ। अगर ये उन दिनों की बात है जब दिल्ली में आसमान साफ हुआ करता था। एक धब्बा सा था जो मूव कर रहा था, स्पॉट कह लीजिए अंग्रेजी में, सुर्ख लाल रंग का, और नीचे एक 7 साल की उम्र का बच्चा था। गेंद आसमान में उछाली थी। एक लेजेंडरी कोच तारक सिन्हा ने, ये कोटला 2 का मैदान था, और बच्चे की सारी धुकधुकी और सारा हस्तलाघव इस बात में था कि वो ये गेंद अपनी हथेली से फिसलने न दे। तो क्या हुआ, जो हथेली छोटी थी और गेंद बड़ी थी। इस कहानी पर आएंगे, पर फिलहाल तो कोई पैड बांधे पिच पर खड़ा है, सामने बटलर नाम का बॉलर है, न्यूजीलैंड का खौफ बड़ा है, और धुकधुकी बैटर के मन में सिर्फ एक है कि ये पहली गेंद, ये जो मैं इतने महीने के गैप के बाद कहीं कहीं प्रैक्टिस करके खेलने आया हूँ, ये स्टंप पे न मार दे। एक गेंद है जो छूटनी नहीं चाहिए, और दूसरी गेंद है जो लगनी नहीं चाहिए। इन सब के बीच क्या है? बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारे हार्ट ब्रेक भी हैं, एंड एक अहम टूर के पहले फुटबॉल के चक्कर में चोट लगने वाला हार्ट ब्रेक।
या फिर क्रिकेट के साथ साथ रोजी रोटी के जुगाड़ में ओरिएंटल इंश्योरेंस की कंपनी, लेकिन पीछे पीछे ऐसे घूमते लोग जिनकी ज़िंदगी गोया इसी बात पर निर्भर हो कि ये क्रिकेट तो नहीं खेल रहा है नौकरी के वक्त में। पर सब कुछ खौफनाक या गमज़दा नहीं है। एक पापा हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बेटे से ज़्यादा मैं स्कूल जाता हूं सफाइयां देने के लिए क्योंकि बेटा कमा रहा है, पर एक आश्वस्ति भी दे आते हैं पापा टीचर्स को, आप चिंता मत करिए, उसको एडमिट कार्ड पकड़ा दीजिए, वो पास हो जाएगा। चिंता की बात कतई नहीं है, या फिर है तो फिर उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया पर नए किस्म के बयान तलाशते हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग जिनको इस बात की बड़ी फिक्र होती है कि उनका गाना नहीं बजा इसलिए उनकी टीम की ऐसी तैसी हो गई, और तब कोई तंज कसता है कि बताइए साहब इनको डीजे वाले बाबू याद आ रहे हैं। तंज से याद आया वेंकटेश्वर प्रसाद भी हैं जो बहुत सारे ट्वीट्स करते हैं और फिर उनको यूट्यूब पर जवाब मिलता है। ये क्रिकेट की कमेंट्री की दुनिया है जहां किसी को नहीं बख्शा जाता। पुराने दोस्त विराट कोहली के भी फॉर्म पर सवाल उठाए जाते हैं, या ये भी पूछ लिया जाता है कि आईपीएल में ये दुहाजू बिहेवियर क्यों? कोई राठी नाम का नया प्लेयर है, वो आक्रामक सेलिब्रेशन कर रहा है तो धर के दुचर दिया जा रहा है, लेकिन विराट कोहली कर रहे हैं तो आईपीएल की अथॉरिटीज़ कुछ मध्यम पड़ती जा रही हैं। ये क्रिकेट खेलने के मामले में जितने टेक्निक पसंद, जितने डिफेंसिव, जितना लंगर डालकर खेलने वाले थे, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया का टूर जो हमारे लिए बहुत अहम था, कमेंट्री के मैदान में ये उतने ही बेखौफ, तुर्शी से भरे हुए नज़र आते हैं। 3 कमाल की किताबें भी लिखी हैं जिसमें पहले 2 के टाइटल में ब्लू आता है और तीसरी है द इनसाइडर आउट ऑफ द ब्लू, और उन सब में जो एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है जिसकी अनफॉर्चुनेटली कम चर्चा होती है और मैं चाहता हूं कि इस इंटरव्यू के बाद चर्चा हो कि कैसे एक बैटर पॉलिटिक्स का शिकार होता है, दिल्ली रणजी की टीम से मूव करता है, राजस्थान जाता है और राजस्थान लगातार 2 बार रणजी का फाइनल जीतती है। प्लेट वाली टीम किस तरीके से मेन स्टेज में पहुंचती है और भारत में विजेता बनती है। आज के हमारे मेहमान कमाल के क्रिकेटर, खासतौर पर डोमेस्टिक में 10,000 से ज़्यादा रन कूटने वाले और अपनी पारियों के दम पर अपनी टीमों को कई अहम ट्रॉफीज जिताने वाले, और अब क्रिकेट के कमेंट्री बॉक्स में किसी को भी ना बख्शने वाले लेकिन प्यार से, ऐसे कमाल के आकाश चोपड़ा हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। क्या बोलते हैं आप? कमाल बोलते हैं आप। अरे साहब बोलते तो आप हैं। ना 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 ना, मैं तो सीख रहा हूँ, क्रिकेट तो मतलब जैसे सीखा था अभी वो बोलना सीख रहा हूँ, तो बड़ा कमाल बोलते हैं आप। थैंक यू साहब। शानदार। रोजी रोटी है बस, चल रही है, अच्छे से चल रही है जी। तो क्या था ये, तारक सिन्हा साहब बड़े जी सरप्राइज से दिख रहे थे कि ये बच्चा कैच पकड़े जा रहा है, क्या कहानी है? एक्चुअली इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस समय शायद तारक सिन्हा जी को भी नहीं पता था कि ये छोटा बच्चा एक्चुअली 1 साल पहले मेरे पास ही आया था। तो 6 साल की उम्र में मैंने कपिल पाजी को ट्रॉफी उठाते देखा था लॉर्ड्स की बैल्कनी में। इंडिया जीतता है पहली बार वर्ल्ड कप 1983, ब्रिलियंट, और मेरे जैसे कई लाखों बच्चों ने सोचा होगा हमें भी कपिल देव बनना है। तो मैंने डैड को कहा कि भाई मुझे भी सीखना है, मुझे भी खिलाओ। तो अब 6 साल का बच्चा, बैक इन द डे, आजकल बदल गई हैं चीज़ें वैसे, तो कहते तारक सिन्हा जी का कहीं से नंबर मिला। वो डीएवी कॉलेज में एक्चुअली काम किया करते थे ऑफिस में, तो वहाँ हमारा कोई जानकार था। तो उन्होंने कहा मैं तारक सिन्हा जी हैं, कोच हैं, इनसे मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। तो पापा के 2 व्हीलर पर बैठ के हम पहुँच गए पीछे। तो उन्होंने कहा कि तो उनका डीएवी कॉलेज में बाहर ही उनके जब ख़त्म हुआ दिन 3-4 बजे करीब, तो कहते हैं हाँ जी बोलिए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या करते हैं आप 6 साल का बच्चा उनके पास आया है। मैंने कहा जी मैं तो ऑलराउंडर, क्योंकि कपिल पाजी तो ऑलराउंडर थे, तो मैं भी ऑलराउंडर ही हूँ, मैं बैटिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ। अच्छा बॉलिंग में क्या करते हो? मैंने कहा जी मैं दोनों करता हूँ, पेस भी करता हूँ, मैं स्पिन भी करता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता है ऑब्वियसली। और 6 साल के बच्चे को देख के अब ये भी था कि कुछ गुर भी देने हैं, कुछ सिखाना भी है। अब गुरु के पास गए हो आप, तो उन्होंने कहा कि अगर बॉल है तो बताओ, मैं तुम्हें कुछ सिखा देता हूँ। तो रबर की बॉल्स थी, मोटी मोटी रबर्स की बॉल हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें कैच पकड़ना सिखाता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कैच आप ऐसे पकड़ते हैं, एक उंगली के ऊपर एक उंगली रहती है, ऐसे 2 हाथ रहते हैं, आप ऊपर की तरफ रखते हैं, हाथ को थोड़ा सॉफ्ट रख के आप कैच पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये 6 साल की उम्र में एक्चुअली मेरे साथ हुआ था, जो वो सामने थे। तो 1 साल मैंने सिर्फ कैच पकड़ी, 6 से 7 साल मैं सिर्फ कैच पकड़ रहा था कि कैच अच्छे से पकड़नी, क्योंकि उस्ताद जी ने कहा है कि कैच ऐसे पकड़नी होती है। तो उसमें मैंने मास्टरी की 1 साल। अब 1 साल के बाद जब मेरे कॉलोनी के बच्चे ले गए
ट्रायल के लिए अंडर 15 के। मेरे पिताजी को भी नहीं पता था कि क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, छोटा सा बच्चा है, पर उन्होंने कहा ट्रायल हो रहे हैं, जाना है, ओके चले जाते हैं। तो पहले दिन का जो एलिमिनेशन राउंड जो था वो कैचेस के ऊपर था, बहुत बच्चे आते थे। और हमारे उस्ताद जी उस साल दिल्ली के कोच थे, तारक सिन्हा जी। अब तारक सिन्हा जी कोच थे, उनका काम था वो कैचेस मारना। अब उनको मालूम ही नहीं है छोटा बच्चा जो है शायद 1 साल पहले मुझसे ही गुर लेकर गया है, तो सबको एक कैच कराते थे, जो पकड़ता था वो अगले राउंड में, जो छोड़ता था उसको बाहर। तो आसान हो जाता था कि भाई अगले दिन बैटिंग बॉलिंग कम लोगों से करानी पड़ेगी। मैं एक कैच मारा, मैंने पकड़ लिया। अब वो 7 साल का छोटा सा बच्चा, आपने बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया एक्चुअली। आई मीन मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे दिमाग में ऐसी घूम रही होगी बात, लेकिन अब लग रहा है कि घूम रही होगी कि भाई हाथ से निकलनी नहीं चाहिए गेंद तक पहुंचना मुश्किल था क्योंकि थोड़ी दूर थी। अब छोटे छोटे पाँव कहाँ तक पहुंचेंगे, पर कैच पकड़ ली मैंने। अब मैंने कैच पकड़ी, वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे कोटला 2 में, तो सबने ताली बजाई कि क्या छोटा सा बच्चा है, क्या बढ़िया कैच पकड़ी है इसने। उस्ताद जी को लगा ये फ्लूक है, तो सबको तो एक कराई, मुझे उन्होंने 2 कैचेस कराई कि एक और पकड़ो, इसको आज ही खत्म करते हैं, क्योंकि ये इतना छोटा बच्चा थोड़ी ना ये, कल इसको क्यों बैटिंग करानी है। उन्होंने फिर मारी, मैंने फिर पकड़ ली, फिर उन्होंने कहा अब तो कल बुलाना पड़ेगा। तो वो शुरुआत थी। और फिर नेक्स्ट डे मेरे फादर फिर साथ में गए। उन्होंने कहा कि एक दिन हो गया, आपने कहा ये अंडर 15 का कोई दिल्ली का ट्रायल है, मेरा 7 साल का बच्चा वहाँ सेलेक्ट तो नहीं हो सकता है ना, तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं, मैं देखना चाहता हूँ, तो साथ आएगी, मैं देखता हूँ कि कहाँ हो रही है ये सिलेक्शन के ट्रायल। तो वहाँ उन्होंने मुझे 3 बॉल खेलने को मिली थी। उस समय मैं स्टंप की हाइट का था। तो पहली बॉल आई, ऐसे ही खड़ा था, सर के ऊपर से निकल गई। मैं पहली बार नेट में बैटिंग कर रहा था, मुझे नहीं पता था नेट में बैटिंग कैसे होती है, तो मैं बॉल पीछे उठाने गया तो एक और बॉल चली गई। तो किसी ने बोला नहीं तुम बॉल मत उठाओ, कोई दे देगा, तुम खेलो। तो एक बॉल मेरे बैट से लगी, उन्होंने कहा नेक्स्ट। हमारे वो एक क्रिकेट में रहता है नेक्स्ट माने आपकी पारी खत्म। अब 3 बॉलें कुल, जिसमें से एक बैट पे लगी, 2 छूट गई। तो उस दिन फिर फादर ने बात की तारक सिन्हा जी से कि ऐसे ऐसे है, आपके साथ इनको लगाना है, सिखाना है, आज का तो ट्रायल ख़त्म हो गया, चलो आप घर जाओ। तो उन्होंने कहा देखिए भाई हमने क्रिकेट की एकेडमी खोली है, क्रैश तो नहीं है, तो इतने छोटे बच्चे तुम नहीं लेते, क्या 7-7 साल के बच्चे तुम लेकर आ रहे हो। मैंने कहा 2 साल बाद आप आ जाइएगा, जब ये 9 साल का हो जाए। उन्होंने भी शायद सोचा होगा कि 2 साल बोला है, भूल भाल जाएगा, क्या मालूम है, मैं 2 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो 2 साल के बाद फिर मैं पहुंच गया वहीं पर उनके एकेडमी में कि जी अब मुझे रख लो। तो उन्होंने दिया हुआ था कि भाई हाँ जी अब 2 साल के बाद आओ तो रख लिया जाएगा। तब मैं सबसे छोटा बच्चा था अपनी एकेडमी में, क्योंकि 9 साल का बच्चा उस टाइम पे क्रिकेट एक्चुअली खेलता नहीं था ना। हमारी एकेडमी में तो पक्का नहीं खेलता था, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ लेदर बॉल से खेली जाती थी, और लेदर बॉल कैन हर्ट, और वो 9 साल के बच्चे के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल काम था। पर आई मीन दैट्स हाउ इट्स। लेदर बॉल कैन हर्ट, लेकिन हाँ जी, फ्यूचर फादर इन लॉ का वो सवाल भी हट करता है क्या कि हाँ जी, क्रिकेट तो खेलते हो पर काम करते क्या क्या करते हो। ये तो बड़ा हुआ ये एक्चुअली। तो कहाँ की बात है ये सर्वप्रिय विहार दिल्ली। तो ये सवाल बहुत बार लोगों से जब पूछा जाता था, मतलब मॉम डैड से कोई बात करते थे, कोई बात हो रही होती तो अच्छा खेलता तो है पर करता क्या है। नहीं जी सिर्फ खेलता ही है। अच्छा सिर्फ खेलता है, अच्छा। तो अब जिसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता तो वहीं चुप हो जाता है कि भाई चलो आदर सम्मान में आप कुछ नहीं बोलते। पर फादर इन लॉ को तो पूछना भी चाहिए था, उन्होंने बेटी देनी है कि बेटा खेलते हो। और वो एक्चुअली क्रिकेट के अच्छे शौकीन थे, बहुत पसंद थी उनको क्रिकेट, डीडीसी के मेंबर भी थे वो। पर उनका बिल्कुल वाजिब जवाब वो सवाल था कि आप खेलते हो पर करते क्या हो, कोई जॉब वॉब करते हो, पैसे वैसे कहाँ से कमाते हो, इन नॉट सो लाइक एज मैनी वर्ड्स। तो बताया, मैंने कहा नहीं जी ऐसे ऐसे है, सब ठीक है, मैं लिखता भी हूँ, मैं थोड़ा बोलता भी हूँ। तो उन्होंने एक और सवाल भी पूछा था कि आपको ही लगता है आप अच्छा बोलते हो लिखते हो, या कोई और भी सोचता है आपके बारे में जैसा आप अपने बारे में सोचते हो। ही वॉज वेरी स्वीट। उस दिन थोड़ी सी उन्होंने मेरी एक्चुअली रैगिंग की, पर बट देन रियलाइज़ कि लड़का तो अच्छा ही है। तो अभी वाइफ अग्री करती है 16 साल के बाद कि अच्छा ही है, अच्छा नहीं होता तो चलती नहीं। तो इट्स ओके आई थिंक। जी आपने डीडीसीए का जिक्र किया और मुझे डीडीसीए और आपकी शादी का वाकया याद आ गया। जब आपको हटाया गया कप्तानी से और फिर टीम से भी हटा दिया गया। that was interesting actually. अनसेरेमोनियल एग्जिट, वेरी अनसेरेमोनियल, क्योंकि कौन था एक्सपेक्टेड तब नहीं था। डीडीसीए का करता धरता? कौन रहते होंगे, आई थिंक चेतन चौहान साहब हमारे कोच भी थे, वो वाइस प्रेसिडेंट भी उस समय शायद हुआ करते थे। बाकी चलाते तो अरुण जेटली जी चलाते होंगे, आई एम श्योर ही मस्ट बी देयर। क्योंकि उससे पिछले साल एक्चुअली 2007-8 में तो हम रणजी ट्रॉफी जीते थे। रणजी ट्रॉफी जीते थे उस साल, मैंने कुछ 1500 रन्स बनाए थे, बहुत रन्स बनाए थे, टचवुड। मतलब वो सबसे बढ़िया सीज़न था मेरे अपने करियर का, हम जीते। उसके अगले साल फिर मुझे यूपी को हराया था आपने? यूपी को फाइनल में हमने हराया था।
तो और आई रिमेंबर, आई एम फ्रॉम यूपी। अरे वाह, न्यूट्रल वेन्यू पे मैच बहुत कम होते थे, पर वो न्यूट्रल वेन्यू पे शायद शुरुआत ही हुई थी कि न्यूट्रल वेन्यू पे आप फाइनल खेलें, क्योंकि ताकि किसी की एडवांटेज ना हो। तो उन्होंने मुंबई में मैच करवाया था वो वाला, और अच्छी टीम थी एक्चुअली, यूपी की भी अच्छी टीम थी। वहाँ कैफ थे, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, गुड टीम। तो वो मैच हम जीत गए थे। तो उसके अगले साल फिर मुझे कप्तान बनाया गया था दिल्ली का, और उसके अगले साल आई थिंक दैट हैपन, उससे अगले साल, हाँ, तो कप्तान का अगला साल कप्तान, उसके अगले साल फिर मेरी शादी थी, 2009 की बात थी। सो एंड मैंने उनको पहले बता दिया था कि मैं शादी के लिए एक्चुअली अवेलेबल नहीं रहूँगा, मुझे छुट्टी चाहिए होगी 1 हफ्ते के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं खेलने चला गया। पीछे से उन्होंने कोई कप्तान अनाउंस कर दिया मैं शादी में बिजी था, उन्होंने कोई कप्तान अनाउंस किया। तो इस तरीके से अनाउंसमेंट थी कि विराट कोहली को बनाया। आई थिंक विराट को एक मैच के लिए बनाया उन्होंने कप्तान, फिर किसी और को भी बनाया, क्योंकि विराट तो थ्रू आउट अवेलेबल ही नहीं थे, उन्होंने वापस इंडिया खेलने जाना था। आई थिंक उन्होंने तब स्टार्ट ही किया था खेलना 2009। उसके बाद फिर एक और कोई मैच था जहाँ पे मैं अवेलेबल था, एंड देन दे डिडंट मेक मी द कैप्टन। फिर मैंने कहा मुझे बनना ही नहीं, कैम डन। अगर आपने पहले सीज़न से पहले कप्तान बनाया, मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, आपने कहा ओके, फिर आपने मुझे एक मैच के लिए तो चलो किसी और को तो कप्तान बनाएंगे, पर मैं अवेलेबल हूँ और फिर आप कप्तान नहीं बना रहे हो, तो फिर दैट्स ओके, दैट आई डोंट वांट टू बी द कैप्टन। आई थिंक उस मैच में शायद विराट ही कप्तान होंगे। उसके बाद फिर विराट चले गए थे, और उसके बाद फिर दिल्ली ने एक्चुअली कप्तान ढूंढा, फिर सबके पास गई दिल्ली, पहले मेरे पास, तो मैंने मना कर दिया। फिर किसी और मिथुन के पास गए थे, अभी वो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये तो तरीका ठीक नहीं है, यहाँ पे तो ऑलरेडी गलती चल रही है कि उसको जब वो कप्तान था आपने उसको हटाया है, फिर मैं तो नहीं लेता, इट इज़ नॉट राइट। फिर आई थिंक रजत भाटिया को शायद उन्होंने कप्तान बनाया कि चलो भाई किसी को तो कप्तान बनाना पड़ेगा। तो फिर रजत शायद कप्तान बने थे उस टाइम पे, तो हाँ थोड़ा सा अनसेरेमोनियल था। और वो साल देन द वनडे क्रिकेट एक्चुअली, तो वहाँ पे तो फिर भी मैं आई कंटिन्यू टू प्ले। थोड़ा इंजरीज़ का इशू भी था उस सीज़न में अनफॉर्चुनेटली, पर उसके बाद वनडे की हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, एंड दैट रियली हर्ट। वो एक हर्ट वाली एक्चुअली वो हर्ट थी, बाकी तो इट्स ओके, क्योंकि वहाँ पर वनडे की प्रैक्टिस चल रही थी और हम प्रैक्टिस कर रहे थे, एवरी डे आई वाज गोइंग देयर, सबके साथ मिल भी रहा था, कोच भी है, कप्तान भी है, कोचेज सेलेक्टर्स भी हैं। और फिर हमारा एक वो ट्रेडिशन से है कि भैया आप अपने किट बैग को वहीं छोड़ देते हो, आप ड्रेसिंग रूम में छोड़ के आप घर आ जाते हैं। अब इसलिए छोड़ के आते हो कि कल आपको वहीं जाना है, तो क्यों ही अपना किट बैग कैरी करोगे रोज़ रोज़। तो अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो फिर अखबार मैंने खोली, अखबार में मेरा नाम ही नहीं था, एंड दैट वाज अ बिट ऑफ अ शॉक कि यार ये कैसे हुआ। तो देन आई डिडंट गो, मैंने ड्राइवर को भेजा, वहाँ पे किसी को फ़ोन किया कि मेरा बैग दे देना यार, कि जस्ट डिडंट फील राइट कि अभी तो इस टीम का कप्तान था मैं 3 महीने पहले, इस टीम से अब मुझे पता भी नहीं कि मैं बाहर हो रहा हूँ। फिर आई कॉल्ड, मैं चेतन चौहान जी से ही बात की, फिर विजय दहिया से बात की, वॉज द कोच। तो एक ने कहा कि आपको उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने कहा आपको उन्होंने नहीं बोला। आई वॉज लाइक दैट्स इट, आई एम डन। तो अब ऑप्शन थी कि या तो दिल्ली रहता और फिर जो मिलता वैसा कर लेता, या फिर कंफर्ट जोन से बाहर जाता और कहीं और जाके खेलता है। देन राजस्थान हैपेंड। यू फेल्ट ह्यूमिलेटेड? ओ यस ऑफ कोर्स, क्योंकि यू फील, आई मीन वो कहते हैं कि थोड़े आत्मसम्मान की आपको ठेस ज़रूर पहुंचती है कि आप अच्छा करते आए हो, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि यू हैव गिवन दिस स्टेट अ फ्यू ईयर्स, थोड़ा आपने इनके लिए काम भी किया है, कुछ तो खेले होगे। सी सिलेक्शन इज देयर प्रेरोगेटिव, आई डोंट माइंड इट। हालांकि बुरा तो हर किसी को लगता है जब आप ड्रॉप होते हैं, पर सिलेक्शन इज़ नॉट माई बर्थ राइट, कि ये मेरी कोई राइट नहीं है, इट्स अ प्रिविलेज। जहाँ पे मुझे खेलने का मौका मिलता है वो मेरी प्रिविलेज है। मुझे लगता है कि मैंने कमाया है, मैंने रन बनाया है, इसलिए मैं खेल रहा हूँ। पर दिल्ली है, भारत है, आई मीन आई कांट क्लेम कि ये मेरी जगह और मुझे ही मिलनी चाहिए, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन एट दैट टाइम, कि मेरी बिरादरी के लोग हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ खेले, इतने साल खेले, और फिर भी कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के नहीं बोला था आकाश यू नो व्हाट, हम ना कहीं और जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू पिक यू। 15 दिन कैंप भी नहीं करवाते यार, इट वुड हैव बीन ओके। सो दैट वाज हर्टफुल, बट दैट्स ओके, दैट्स लाइफ। और फिर वेल्डेशन रहा बैक टू बैक राजस्थान, और आपकी बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस रही, खास तौर पे जो क्रूशियल मैचेस हैं सेमीफाइनल फाइनल के। करेक्ट, वो टचवुड अच्छा रहा एक्चुअली। थोड़ा सा ये आई थिंक लेसन्स इन लाइफ भी होते हैं कि फ्यू थिंग्स आर एक्चुअली वो तकदीर में लिखी होती है,
वो आपको महसूस नहीं होती उस समय कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर होता है तो फिर आई मीन यू रियलाइज ओ वाओ। तो दिल्ली से जाना, तब उस्ताद जी एक्चुअली हमारे तारक सिन्हा जी राजस्थान चले गए थे, तो उनको वहाँ एकेडमी का डायरेक्टर बनाया था। तो जब मैंने मन बनाया कि मुझे दिल्ली छोड़नी है तो उन्होंने कहा राजस्थान आ जाए यार, हमारे यहाँ आओ, हम तो प्रोफेशनल ढूंढ भी रहे हैं, 2-3 प्रोफेशनल हमारे यहाँ खेलेंगे, 3 अलाउड होते थे, तो आप यहाँ आके खेलो। जस्ट मेड अ लॉट ऑफ सेंस, तो चले गए और वहाँ पे इतना अच्छा रहा जिसकी उम्मीद तो नहीं थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप उस समय कितनी टीम्स थी, 27 टीम्स होती थी या 23 टीम्स होती थी, आई डोंट नो। तो हम वो जो भी बिल्कुल बॉटम वाले पायदान पे हम बैठे हुए थे, वो टीम जो थी कभी जीती नहीं थी उससे पहले, और वी वर राइट एट द बॉटम ऑफ द टेबल, वो प्लेट के बॉटम में थे। तो वहाँ वाली टीम के पास अगर आप जा रहे हैं तो ये सोच से भी नहीं जाते कि आप जीतेंगे, सो यू जस्ट गो देयर एंड यू प्ले। और फॉर्चुनेटली इतना बढ़िया एनवायरनमेंट था कि आई मीन दोज वर मेरे हिसाब से तो 2 बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, जिसमें ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट वॉज आउटस्टैंडिंग। तो जस्ट हैपन टू बी अ ग्रेट थिंग। एक बुक भी लिखने को मिल गई उसके बाद, हम जीते तो बुक भी हो गई। आई मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड व्हिच वाज वेरी नाइस। नाइस। टीम से ड्रॉप करने की बात हुई है, जब आपको वीरेंद्र सहवाग ने ये कहा कि यार मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ लेकिन मैं ले लिया गया हूँ, आई नो, नाउ यू आर डन, यू न्यू दैट यू आर डन, या आपको लगा कि आप कम बैक कर सकते हैं? सी आप सोचते तो हैं कि आप कम बैक कर सकते हैं, पर 1500 के आसपास का सीज़न आपका हो, आप ऑलरेडी 2-3 डबल सेंचुरी बना चुके हो, उसके बाद इनफैक्ट वो जो प्रोबेबल्स की एक लिस्ट अनाउंस हुई थी, उस समय एक्चुअली मैंने वो बुक भी लिखी, उस समय भी मैं आई वॉज राइटिंग अ डायरी, इट टर्न्ड आउट टू बी अ बुक। उस साल हम रणजी ट्रॉफी भी जीते थे, दैट वाज 2007। तो ऑस्ट्रेलिया में ठीक भी करके आया था, तो था भी कि हो सकता है कि आकाश को दोबारा कंसिडर करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, यहाँ पे इसने अच्छा भी किया था और इस समय बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। साउथ अफ्रीका एक अगेंस्ट रन्स थे, हर जगह रन्स बन रहे थे, तो काफ़ी रन्स बन चुके थे। और जो प्रोबेबल्स की लिस्ट आई थी उसके अंदर कोई ओपनर था नहीं एक्चुअली। उसमें एक था वसीम जाफर, उसका जाना पक्का था। गौतम था, वो इंजर्ड हो गया, वो रूल्ड आउट हो गया था, गौतम गंभीर। वीरू का तो नाम ही नहीं था उस सूची के अंदर, क्योंकि वीरू तो बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा था, और वीरू इज बीन वेरी ऑनेस्ट एंड कैंडिड। इनफैक्ट वो सेलेक्टर से मिला, उस सेलेक्टर को ही बोला था, साथ में बिठा के बोला था, भूपिंदर सिंह सीनियर थे, यार भूपीपा देखो ऐसा है, मेरे से तो बैटिंग हो नहीं रही, तो ये बच्चा ना बड़ा अच्छा खेल रहा है, आकाश को रख लो, गौतम को रख लो, ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मेरा तो खैर कोई चांस ही नहीं है। पर फिर उस 24 में कोई ओपनर था नहीं, तो मैं तो मान के चल रहा था कि अब तो नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि आई मीन ऑस्ट्रेलिया का टॉर है, जैसे वहाँ पे 5 बॉलर फास्ट बॉलर पक्के पिक करते हैं, वहाँ पे 3 ओपनर तो आप लेके ही जाते हैं। तो जब 3 ओपनर्स ही नहीं है वहाँ पे, तो मेरा नाम तो पक्का आएगा, पर नाम नहीं आया। जब नहीं आया तो आई रिमेंबर हम बस में थे, और ये वो जो मुंबई का पुराना वाला सेंटा क्रूज वाला जो एयरपोर्ट था, उसके सामने से हम जा रहे थे, जब ये खबर आई तब वीरू साथ में बैठा था, कह रहा सॉरी यार, अब देख इन्होंने मेरे को पिक कर लिया और अब देख तेरा नाम नहीं आएगा यार, क्योंकि यू रियलाइज कि आई मीन यू आर सो क्लोज, पर इफ़ यू नॉट ब्रोकन इनटू इट नाउ, मतलब अगर अभी आपने नहीं किया तो शायद दोबारा नहीं आएगा। तो उस दिन शायद मैंने लिखा था कि अगर तो मैं दोबारा खेला, आई मीन दैट विल बी फॉर एवरीवन टू नो, पर अगर मैं दोबारा नहीं खेला तो दैट विल बी ओनली माई स्टोरी, कि मेरे साथ ये हुआ था, ये मेरा और मेरे परिवार की स्टोरी रहेगी। नोबडी एल्स विल एवर एक्चुअली फील और टॉक। आज हम बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कहीं रिसर्च में नहीं बोला होगा, कभी ना कभी आपकी टीम बड़ी अच्छी है, तो आई मस्ट हैव मेंशन्ड इट, अदरवाइज नोबडी वुड एवर नो कि अच्छा ऐसा भी हुआ था। वो पेन, वो हर्ट, वो चोट, वो सिर्फ आपकी अपनी होती है। कमबैक्स की स्टोरीज जो हैं वो पब्लिक में आती हैं, जो कमबैक्स नहीं होते उनकी स्टोरी कभी नहीं आती, और आई मीन नहीं भी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, पर दैट पेन इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर्स। तो आकाश, मैं इससे पहले कि अपने साथियों से, इनके बड़े सवाल हैं सब, इसलिए बड़े उत्साह में खड़े हुए हैं। मेरा जो अभी ये सवाल है इस पड़ाव पे यही है कि कमबैक हुआ तो सबने सराहा, नहीं हुआ, ये कितना मुश्किल होता है कि एक, आई वॉज इमेजिनिंग वाइल गोइंग थ्रू द रिसर्च, कि एक बच्चा है जो 6 साल का है और गेंद पकड़ना सीख रहा है, उसका एक ही सपना है जी, खेलना है खेलना है खेलना है, किताबें लिख रहा है, रणजी जीत रहा है, डोमेस्टिक में कर रहा है, एंड देन ये एहसास, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि यार नहीं आएगी अब कॉल, इट इज़ टफ। आई मीन क्योंकि उस समय ना उतनी मैच्योरिटी भी नहीं होती है एक्चुअली। तो आई टेल यू कि कैसे कहाँ से शुरू होता है, तो और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बाद में पीछे मुड़ के देखो तो फिर चीज़ें दिखती हैं, हाँ यार चीज़ें, मतलब आई मीन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बेटर। सपना बिल्कुल सही सपना है, तो सपना जब आपका पूरा होता है, जिस दिन आप इंडिया के लिए खेलते हो, आपको लगता है वो कल्मिनेशन ऑफ अ ड्रीम, इससे यही तो सोचा था आपने कि ड्रीम है, ये पूरा हो गया।
आधे घंटे के अंदर एहसास होता है कि अरे नहीं 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 नहीं, ये तो सपना एक्चुअली अधूरा है अभी, अभी ना मेरे को अच्छा खेलना है। तो सपना गोल पोस्ट चेंज हो चुका है कि अब मुझे अच्छा खेलना है। उसके थोड़ी देर के बाद एहसास होता है कि अरे 5-10 टेस्ट मैच नहीं, मुझे 100 खेलने हैं यार, मुझे 100 भी बनाना है और मुझे वो भी करना है। अगेन द गोल पोस्ट हैज चेंज्ड। उसके बाद अब जब ड्रॉप हो जाते हो, फिर एक वो नया ऑब्सेशन हो जाता है कि नाउ आई हैव टू गेट इट बैक, मेरे को तो वापस जाना है यार। सो दोज 2 years वर वेरी वेरी टफ। जब मैं ड्रॉप हुआ 2004 में, फिर 5 और 6 वर वेरी टफ। इट वॉज लाइक कि आई वेंट इनटू अ केव, कि भाई अपना अकेला हूँ और आई एम फाइटिंग दिस बैटल एवरी डे, की क्योंकि मैंने चख लिया है वो कि ऐसा होता है इंडिया जन्नत खेलना। का दरवाजा देख के लौटा है। आई मीन तो वो तो वापस जाना जरूरी है। अब वो इतने डेस्परेट हो जाते हो आप कि आप यही भूल जाते हो कि आपने क्रिकेट क्यों खेली थी। आई मीन क्रिकेट तो कैच भी पकड़ने इसलिए सीखी थी क्योंकि मजा आ रहा था, बैट बॉल पे लगती थी, आवाज आती थी, मजा आता था। तो जो मजा था वो गायब हो गया और ऑब्सेशन आ गया, और वो ऑटोमेटिकली करते करते आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पे उस प्रोफेशन को एक्चुअली प्रोफेशन बन जाता है, बट इट वॉज नेवर अ प्रोफेशन, इट वॉज अ स्पोर्ट। आप तो खेल था ना, खेल रहे थे। अब वो खेलना जब वो प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन के साथ एक्सपेक्टेशंस हो गई, तो एक्सपेक्टेशंस के साथ ना वो ऑब्सेशन हो जाता है। देन द जॉय गोज अवे। तो 2 साल बड़े ख़राब थे, वो बड़े मुश्किल थे एक्चुअली। 2007 में ये जानना कि शायद मैं वापस नहीं आऊँगा, वो फिर भी ईजियर था मेरे लिए टू ग्रास्प की ओके फाइन वट एवर। अब क्योंकि उससे जस्ट पहले 2005-2006 के बाद फिर मैं एक्चुअली गया मोहाली, तो मैं माइकल आर्थरटन से मिला, मेरे बचपन के हीरो थे वो। तो उनसे मैं मिलने गया स्पेशल, यहाँ से इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था, तो मैंने मेल वेल लिख के अपॉइंटमेंट ली कि मैं आना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे से ये बात पूछी थी और उन्होंने एक्चुअली रियलाइज़ कराया था कि क्रिकेट क्यों खेला था यार। आई मीन इसलिए खेलता था ना, मज़ा आता था। आर यू एन्जॉइंग प्लेइंग? यार ऑनेस्टली आई एम नॉट। आई मीन एन्जॉयमेंट तो नहीं है इस समय, तो ऑब्सेशन है। यार आई मीन यू मे और मे नॉट कम बैक एंड प्ले फॉर इंडिया, पर खेल तो रहा है तो खेलने को एंजॉय कर। तो वो एक कुछ पिवटल मोमेंट था जहाँ पे उसके बाद मैंने खेल को एंजॉय करना दोबारा शुरू किया था। तो उसमें भारत के लिए अगर सिलेक्शन हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अच्छा कर रहा था, उम्मीद भी थी, पर नहीं हुआ। इवेंचुअली यू रियलाइज़ कि ज़िंदगी में ना हर किसी को न्याय नहीं मिलता है, हर किसी को जो चाहते हो वो भी नहीं मिलता है, पर जो जिसकी किस्मत में होता है उतना मिल जाता है। तो ये आज 48 साल की उम्र में मैं कह सकता हूँ कि हाँ यार, इट वॉज हाउ इट वॉज, इट्स ओके, कोई बात नहीं। दुनिया बहुत सारी नहीं बदलती, 10 टेस्ट मैच के बाद भी दुनिया वैसी है। आज भी वही खाता हूँ, वही रहने का तरीका है। 100 टेस्ट खेलता तो भी शायद ऐसे ही होता। उस दिन भी शायद आपके साथ बैठ के ऐसे ही बात कर रहा था, इतने लोग ताली बजा रहे हैं। आई मीन व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर। तो गॉड्स बीन वेरी काइंड। पर उस दिन ऑफ कोर्स, उस दिन जिस दिन आपके साथ होता है, जिस दिन चमाट मतलब ना वो थप्पड़ लगता है तो गाल में दर्द तो होता है, उस दिन आत्मसम्मान पे भी ठेस पहुंचती, सब कुछ होता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज कि ठीक है, लाइफ गोज ऑन, इट्स ओके, एवरीथिंग गोज। ये बड़ा ज़रूरी सबक है। जितनी दफ़ा दिन की शुरुआत में आप अपने जूते के फीते बांधने के लिए झुकें और ज़मीन पर नज़र पड़े, तो अपने आप को याद दिलाते रहें कि सफ़र की शुरुआत किस इरादे से की थी। मौज आ रही है या नहीं, बाकी नंबर्स बदलते रहेंगे, गोल पोस्ट बदलते रहेंगे, लक्ष्य बदलते रहेंगे, शाबाशियों के टोकरे मिलते रहेंगे, दुत्कार फटकार भी मिलती रहेगी, लेकिन खुद से मौज नहीं आ रही। वो जो राग है, वो जो रंग है, जिसके चक्कर में मदहोश हुए थे, एक जुनूनियत महसूस की थी, वो नहीं है, तो फिर सब बेकार है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए साहब, आकाश भाई आपके करियर के दूसरे पड़ाव पे आते हैं, क्योंकि क्रिकेट से अभी भी आप जुड़े हुए हैं। 2023 में एक खबर आती है कि अब आकाश चोपड़ा आपको डिज्नी हॉटस्टार में नहीं दिखेंगे जी। उन्होंने एक एक्सक्लूसिव डील साइन की है जियो के साथ। उस समय जियो ने स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में पांव नहीं पसारा था। क्या आकाश चोपड़ा को पता था कि जियो क्या करने वाला है आने वाले दिनों में? ऑनेस्टली नहीं पता था। और मैं आपको बताऊं, आक्षी मेरी वाइफ, वो तो कन्विंस्ड भी नहीं थी। उनका ये मानना था क्यों कर रहे हो। आई मीन ज़रा सोचो, एक तरफ डिजिटल है, एक तरफ टीवी है। अब टीवी की रीच है, डिजिटल एक ड्रीम है, एक सच्चाई है, एक ड्रीम है, आप ड्रीम की तरफ जा रहे हो। आई मीन एस्टैब्लिश्ड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, आप 10 साल से यहाँ पर हो, तो क्यों छोड़ना है। मेरे दिल की बात ये थी, एक्चुअली इसके 2 pronged थी। एक तो ये कि मुझे पता था कि डिजिटल जो है वो आज लग रहा है लोगों को कि फ्यूचर है, पर ये एक्चुअली में प्रेजेंट हो चुका है, और ये शायद लीनियर से बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। जितने टीवी बिकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मोबाइल बिकेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। तो आज नहीं कल ये होगा, पक्का होगा। और दूसरा,
कि मेरे लिए वो हैशटैग आकाशवाणी मेरा एक शो है, तो वो मेरे लिए मेरे दिल के बहुत अजीज़ है और उसको बड़ा बनाने का बड़ा सपना था। और जियो ने जब मेरे से बातचीत करनी शुरू की थी तो उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण एक अंग ये भी था कि क्योंकि वो शुरू कर रहे थे, उनके पास भी बहुत सारी क्रिकेट नहीं थी, स्पोर्ट नहीं थी दिखाने के लिए, तो कि ये हमें एक डेली शो जो है आकाशवाणी जो है वो जियो पे भी जाया करेगी। तो जियो सिनेमा पे जानी शुरू हुई थी उस समय। तो इट जस्ट मेड अ लॉट मोर सेंस। थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि पर जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि दिल्ली से मैं राजस्थान गया, वो था कि गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि दिल्ली आपके वो मेरा घर था, पर उसको छोड़ के जाना, 2 रणजी ट्रॉफी जीतना, एक और किताब वहाँ से आना, थोड़ा सा और मतलब क्रिकेट करियर में कुछ तो आपने और अचीव किया, वो तभी हो पाया जब आई वेंट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। और उस समय आई थिंक एट 45 तो मैंने अक्षय को ये भी कहा था, मैंने कहा अगर मैंने 45 में नहीं किया ना, आई कैन नेवर डू दिस अगेन। ये अगर अपॉर्चुनिटी मान लो 52 पे आएगी, आई विल नॉट बी टेकिंग अ चांस, वो मैं नहीं लेने वाला हूँ। ये शायद आखिरी है, आई मीन इट्स नॉट, मैंने तो नहीं बनाई है पर आई है, डिज़ाइन से नहीं है, पर अगर आ गई है तो दिस इज़ दी ओनली टाइम। इसके बाद मैं ये दोबारा नहीं ले पाऊंगा चांस, तो चांस लेके देखते हैं क्या होता है। एंड इट जस्ट टर्न्ड आउट वेल। आपने चांस वाली बात बताई, पर उसके पीछे एक और वजह भी कही जाती है। जी जी, ढेर सारा पैसा। बता दीजिए वो डील कितने की थी? अरे बाबा ऐसे नहीं करते यार, वो कहते हैं ना कि औरत से उम्र आदमी से तनख्वाह आमदनी नहीं पूछा करते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, ऑफ कोर्स अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अगर आप आई मीन लंदन टॉप से बड़ा तो आपको नहीं मिलेगा, पर अगर कोई आए और इनके से बड़ा बनना चाहे और ऑफर करे तो आपको डेफिनेटली जो भी यहाँ से मिल रहा है आपको 10-20% एक्स्ट्रा ही देगा। तो उतना इंक्रीमेंट तो था। पर एक चीज़ मैं बहुत जल्दी मुझे मेरे पिताजी ने सिखाई थी कि कभी क्रिकेट पैसों के लिए मत खेलना। क्रिकेट खेलना पैसा आपके पास अपने आप आएगा, आप सिर्फ क्रिकेट खेलना, पैसे के लिए नहीं खेलना। सिमिलरली काम करना, काम पैसे के लिए नहीं करना है, और एक टाइम के बाद ना पैसे की कोई वैल्यू भी नहीं है। ऑनेस्टली कंफर्ट खरीद सकता है पैसा, उससे ज़्यादा पैसा कुछ खरीद ही नहीं सकता लाइफ में। अगर आपके कोई सपने हैं, और मैं थोड़ा सा क्रिएटिवली मेरे को है कि कंटेंट मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लिव कंटेंट एवरी डे, तो उसमें अगर तरक्की हो सकती है, उसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूँ। वो अगर पैसे नहीं भी देंगे तो भी मैं कोशिश करूँगा उसको बड़ा करने की, पर डील अच्छी थी, खराब नहीं थी, इट वाज नाइस। अच्छा 2003-04 बस एक छोटा सा करेक्शन है आकाश साहब। जी जी। औरतों से उम्र पूछिए ना पूछिए, अब वो भी खूब पैसे कमा रही हैं। हाँ नहीं, ये भी अपने सही है। पाँव पे खड़ी हो रही हैं, तो अब कहावतें बदलने का वक्त आ गया। आई एग्री बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनसे आमदनी भी मत पूछिए। नहीं पूछिए, खूब बेधड़क पूछिए, खूब धड़ाधड़ खाते खुले हैं, वो क्रिप्टो से लेके और शेयर से लेके जो रेगुलेशन में आता हो। हाँ नहीं, वो तो सब पैसा कर रहे हैं। कमाए। नहीं दे शुड, मैं वो तो 2 बेटियां हैं, आई मीन बिल्कुल कमाए, बहुत सारा कमाए। हम तो चाहेंगे कि भाई आपकी 100%। हम सबकी बेटियों से लोग 100%। पूछें कि कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, कितना सैलरी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी तो बेटियां बातें भी आजकल डॉलर में करती है, पता नहीं क्या कंटेंट देख रही हैं। वो उन्होंने आपका YouTube का डैशबोर्ड देख लिया। नहीं उसमें पता नहीं कहाँ से बिलियन तो नहीं दिखने चाहिए वहाँ पे, पता नहीं क्यों दिख रहे हैं। क्या बिलियन तक पहुंच गया? वो वहाँ तक पहुँच गई लड़की, नहीं बच्चे पहुँच गए हैं। अच्छा मैं कहूँ। नहीं बाबा, वो व्यूज हैं। अच्छा जी संदीप। हम लोग 2003-04 के टूर पे जाते हैं, इंडियाज टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हम लोग जब उस टूर को याद तो हम राहुल द्रविड़ के लिए याद करते हैं। जी हम वीरेंद्र सहवाग एमसीजी की 119 के लिए याद करते हैं। पर एक बैट्समैन और था जो गेंद को ठोक कर नहीं, रोक कर पुराना कर रहा था। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्रिकेट में ऐसा तो नहीं कि फ्लैम्बॉयंसी टेक ओवर कर लेता है टेक्निकलिटी को। जो ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है, जिसके बल्ले से ज़्यादा आरा तिरछे शॉट निकलते हैं, या फिर जो जुबान ज़्यादा चर्पी है ज़्यादा मैदान पे, तो उसके बारे में बातें ज़्यादा होती है। जो टेक्निकली राइट होके काम कर रहा है अपना, उसकी चर्चा उतनी नहीं होती। ऐसा है क्या? आपको फील हुआ इतने सालों में? क्योंकि आप कमेंट्री से जुड़े हुए हैं। आप कई बार, हम भी जब जैसे आपने उसकी चर्चा की, राठी ने ऐसा किया तो कोहली पे ध्यान क्यों नहीं दिया, पर कोहली जब इस टीम के मेंबर कप्तान थे या फिर जब वो लीड कर रहे थे, तो उनका एग्रेसिव कैरेक्टर इतना हावी हो जाता था कि टीम के हर खिलाड़ी की उतनी चर्चा नहीं हो पाती थी जितनी होनी चाहिए। तो सेम चीज़ मैं 2003-04 के बारे में पूछ रहा हूँ कि कई बार आपको ऐसा फील हुआ? देखिए एक बात बताऊं, अगर आप रन बनाए, अब मेरी कमी ये थी
कि 40-42 वाले को तो 40-42 वाला ही प्यार मिलेगा, उतनी रिकग्निशन मिलेगी। 140 वाले को फिर चाहे आप टुक टुक करके बनाओ या फिर आप ठोक ठोक के बनाओ, उसकी उतनी बात होगी। तो मेरे पास एक रोल था प्ले करने के लिए। मुझे भारतीय टीम ने कहा था कि ये एक रोल है, ये आपको प्ले करना है। मैं उस जनरेशन का हूँ जिसमें अगर कप्तान या टीम या कोच ने कह दिया ना कि ये वाला रोल है, तो फिर मेरे लिए ज़िंदगी में उससे बड़ी कोई बात नहीं, मेरा वही रोल है, दैट्स इट। तो वो मेरे बिल्कुल ऐसे कमिटमेंट थी कि अब नहीं छोड़नी। पर किसी ने मुझे ये भी नहीं कहा था कि भैया 40-42 पे इतनी सारी बॉलें खेलने के बाद 3 घंटे बिताने के बाद आउट हो जाओ। तो वो मेरी गलती थी, मुझे और रन्स बनाने चाहिए थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक तरीके से खेलते हैं, चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। हो सकता है चेतेश्वर पुजारा को उतनी ब्रांड एंडोर्समेंट्स ना मिले, पर चेतेश्वर पुजारा क्योंकि इतने सारे रन बनाते वो 30 के स्ट्राइक रेट से ही हैं, पर रिकग्निशन तो उनको मिलेगी, उनको उतना मौका ज़रूर मिलेगा। तो ये बात ऑफ कोर्स अगर आप आज के पार्लेंस में देखें कि अब T20 क्रिकेट हो रही है तो IPL का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा सर। अब वो नहीं मिलेगा, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। आई मीन अगर मैं हिंदी सिर्फ बोलता हूँ तो इंग्लिश चैनल मुझे नहीं रखेगा, और मैं कहूँ क्यों नहीं रख रहा है, ये तो गलत बात है। अब उसकी डिमांड ही कुछ अलग है। अब T20 क्रिकेट की डिमांड ही अगर है कि आपको 150 के स्ट्राइक रेट पे चलना है, और मेरी जो फितरत है वो 70 के आसपास की है, मैं बहुत अच्छा करता हूँ तो 95 पे पहुँचता हूँ, तो 150 वाला तो मुझे नहीं रखेगा ना। तो मुझे बुरा नहीं मनाना चाहिए उस बात को लेकर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस वजह से मेरी बात नहीं हुई। सी मेरी टीम में एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि टीम ने बहुत एक्नॉलेज किया। तो फिर चाहे वो सचिन पाजी थे या राहुल थे या कोई भी थे, यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तू जाता है, तू नई बॉल खेल लेता है, हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो उन्होंने बहुत एक्नॉलेज किया। एट दैट पॉइंट इन टाइम ऐसा लगता था कि ये सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में, कि मेरी टीम जो है जो मुझसे चाह रही है अगर मैं कर पा रहा हूँ, तो इट फेल्ट कि यार आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। पर थोड़ा सा नाइव भी था ये। वीरू ने बीच में जब बोला भी, एक्चुअली समझाया मुझे कि तू ये 40-50 से मत करा कर, देख 100 बना, नहीं तो ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन जब तक वो मेरी समझ में आई तब तक फॉर्म चली गई थी, इकट्ठे मैच खेलने को नहीं मिले, एंड देन रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। ये आपने अपने रिस्पॉन्स में IPL का जिक्र किया। जी। कई लोग ये लिखते हैं सोशल मीडिया पे कि आकाश चोपड़ा क्या सोच के IPL खेलने गए थे। 8.5 पौने 9 का एवरेज है, 6 इनिंग्स खेले। जी। जब उनको पता है कि वो ही इज नॉट मेंट फॉर दिस फॉर्मेट, क्या था आपके दिमाग में KKR के लिए खेलते वक्त? I'll tell you. So, ये उस साल की बात है जिस साल ना मतलब कई बार सवाल तो एक्चुअली ना KKR से पूछना चाहिए, तुमने लिया क्यों था इसको, एंड देन they'll tell you. and then they'll tell you कि क्यों लिया था। तो वो इसलिए लिया था कि उस साल हमारे तब T20 क्रिकेट ना डोमेस्टिक लेवल पे होती नहीं थी, सिर्फ वनडे क्रिकेट होती थी 50 ओवर की। उस साल मैंने 4 मैच खेले थे 50 ओवर के, फिरोजशाह कोटला में हो रहे थे। 4 में थे मेरे 3 सेंचुरीज, और जिसमें भी मेरी सेंचुरी थी उसमें नॉट आउट था, उसमें पंजाब भी था, उसमें JK भी था, उसमें हरियाणा भी था। कुल मिला के मेरे 332 का एवरेज था उस साल। तो 332 का अगर एवरेज हो और आप 100 पे 100 मारे जा रहे हो, एक वो सीजन आपका रहा है जिसमें आपने 1500 रन बनाए हुए हैं, तो बंदा कहता है यार ये तो अभी जिस तरीके की फॉर्म में है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो और ये अच्छा करेंगे। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, इस वजह से, नहीं तो कोई पैसे तो किसी को नहीं देता। तो उन्होंने इसलिए रखा। अब मैंने क्यों खेला? मैंने इसलिए खेला कि मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए यार, कोशिश नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि लेट मी ट्राई। कोशिश तो मुझे करनी है ना, कि अगर क्या पता इसमें गेम मैं खेल सकता हूँ ऐसा भी। और गेम वैसे अगर आप मेरे वाइड बॉल के, अगेन क्योंकि ऊपर खेलने का मौका नहीं मिला तो पता नहीं होता, पर अगर 50 ओवर क्रिकेट के मेरे नंबर्स जो डोमेस्टिक लेवल पे हैं तो फिर रिस्पेक्टेबल नंबर्स है एक्चुअली। 45-47 की एवरेज होनी चाहिए, कुछ 5-7 सेंचुरीज भी होनी चाहिए, तो आई मस्ट हैव डन ओके। पर वो तमगा बहुत पहले लग गया था कि ये टेक्निकली ठीक खेलता है, तो ये लॉन्ग फॉर्म का प्लेयर है, इसको शॉर्ट फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। और कई बार तो मैंने उसको बहुत सीरियसली ले लिया था कि मुझे तो ऐसे ही करना है। इनफैक्ट ये तो KKR के साथ भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि KKR में जब सिलेक्शन हुआ उसके बाद शुरू में मैच खेलने को नहीं मिले। फिर हमारे ना उस समय T20 क्रिकेट किसी को पता भी नहीं थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि T20 कैसे खेलना है ये किसी को मालूम नहीं थी, दे वर ऑल फिगरिंग आउट। उसमें मुझे याद आ रहा है राहुल द्रविड़ से एक दिन चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि अच्छा कैसा लग रहा है, RCB KKR का मैच था। राहुल भाई थोड़ा डिफरेंट है। कह रहा हाँ यार डिफरेंट तो है। कह रहे 30 मतलब वन थिंग आकाश यू हैव टू रियलाइज, जो मैंने फिगर आउट किया है कि यू शुड बी ओके टू गेट आउट, क्योंकि हम सब
और डिजाइंड कि यार अब अगर फॉर्म में हो 30 पे पहुंच गए तो 50 तक पहुंचो यार। कह रहे 30 पे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पिछली बॉल पे चौका मारा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, एवरी बॉल ट्राई एंड मैक्सिमाइज, और उसमें आउट हो जाओगे ना, आउट होना ओके है। तो वो मेंटल शिफ्ट अगर राहुल द्रविड़ को करना पड़ रहा है तो आई मीन तो मुझे तो करना ही था, कोशिश तो करनी थी एटलीस्ट। सो व्हाट आई डिड, आई ट्राइड ये। और खेलने का मौका तब मिला केकेआर में जब पहले 6 ओवर में हमारे 2 आउट हो गए, हमारे 3 आउट हो गए। अब रियलाइज़ हुआ कि यार 6 में अगर 3 आउट हो जाते हैं ना तो आप मैच में बहुत पीछे हो जाते हो। तो फिर कहा कि अच्छा अब आकाश को खिलाते हैं, तो आकाश को कहेंगे कि तू ना आउट मत हो यार, तो तू 10 ओवर तक तू वहां रहे और 7 से जितना जो कुछ हो रहा है होने दो। योर जॉब अगेन, लाइक आई प्लेड फॉर इंडिया, देयर वाज अ जॉब। यहां भी मेरा जॉब ये था कि 10 ओवर तक विकेट नहीं गिरनी चाहिए, तो एक एंड तू पकड़ ले, बाद के 10 ओवर में हम पिटाई विटाई करके जो करना होगा कर लेंगे। तो आपका ये रोल है, तो वहां पे वो रोल दिया गया था। अगेन आज की डेट में क्या उस रोल की कोई वैल्यू है? आई डोंट थिंक मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में कोई एंकर जैसी कोई जगह होती है मोस्टली, पर उस समय किसी को आइडिया नहीं था, सब लोग फिगर आउट कर रहे थे। और आई थिंक ट्राई तो करना चाहिए, बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा कि भाई पानी में उतरोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि तैरना आता है या नहीं आता। हो सकता है डूब जाओगे यार, इट्स ओके। हाँ जी सॉरी। वो कौन सी 101 तुकबंदी और मुहावरे की किताब है जो हिंदी कमेंट्री बॉक्स में बांटी गई है? विवेक राजदान, आप अब जितने नए लोग जुड़ रहे हैं तुकबंदी कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक इतिहास है। पहली बार हिंदी कमेंट्री का प्रयोग स्टार ग्रुप ने किया था। हाँ जी, हाँ जी। 2005-6 की बात है। भारत श्रीलंका गया हुआ था, इंडिया का श्रीलंका टूर था, और उस कमेंट्री बॉक्स में शेखर सुमन के साथ नवजोत सिंह सिद्धू थे। तो उस दौरान कमेंट्री ये हो रही थी कि आप जो धुलाई कर रहे हैं जयसूर्या साहब, हमारे घर में एक रुई वाला आता है, रुई की ऐसी ही धुनाई करता है। हम क्रिकेट उसलिए नहीं देखते हैं, हम उसकी टेक्निकलिटी को समझने के लिए देखते हैं। तो ये दिक्कत आ रही है हमें। हम हिंदी कमेंट्री सुन तो रहे हैं, लच्छेदार भाषा में बात हो रही है, एक मीटर बिठाए जा रहे हैं शब्दों के, पर क्रिकेट की बात कहाँ है? ये दिक्कत तो वो जानना चाह रहा था। ओके सी, हर किसी को पहली बात 2-3 चीज़ें एक्चुअली इसमें। एक तो ये कि हर किसी को अपना एक फ्लेवर लाना है। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, आप बात ठीक कह रहे हैं कि अगर शरीफा रुई की धुलाई कर रहे थे तो आकाश चोपड़ा को कुछ और कोई पहचान बनानी थी, तो उन्होंने कोई और तरीका ढूंढा होगा। अब अगर सब वो काम करने लग जाएंगे तो फिर लगेगा कि आप मुशायरे में बैठे हो। एंड आई गेट दैट कि आप क्रिकेट की बात करने आए हैं पर आप ये करने नहीं आए। लेकिन एक और चीज़ भी है इसके अंदर कि आप मासेस से कनेक्ट कर रहे हैं, और खेल ना आप समझना, आई डू गेट कि आप निटी ग्रिटीज़ को समझना चाहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ट्विटर पे बहुत अच्छी बातें ये ट्रेंड होती हैं, एक्स के लिए तो बहुत बढ़िया है। पर खेल का सबसे पहला जो काम है, खेल खेलना और खेल देखना, वो है एंटरटेनमेंट। अगर वो एंटरटेनिंग नहीं है, आपको मज़ा नहीं आ रहा ना खेल देखने में, तो फिर आप खेल देखोगे नहीं, और खेलना नहीं आ रहा तो आप खेलोगे नहीं। इट्स सिंपल। आप सीखने के लिए नहीं मैच देखते, सीखने के लिए आप सीखना चाहते हैं। आप क्यों सीखना चाहते हैं? आई टेल यू कि सीखना क्यों चाहते हैं। किसी चीज़ को अगर आप सीख लेते हैं, आप समझ लेते हैं, आप उसको एंजॉय ज़्यादा करते हैं, तो उतनी समझ इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, तो उतनी नॉलेज इंपार्ट करना इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हर चीज़ को आप वो डाइसेक्शन के टेबल पे डाल दें और उसको डाइसेक्ट करना शुरू करें, यू विल गेट बोर्ड। तो ये भी सच्चाई है। इसके दूसरा पहलू है, टेस्ट क्रिकेट आपको अलाउ करती है ये टाइम। आप 14 तारीख को टेस्ट मैच शुरू होगा, आप टेस्ट मैच में देखना ना, तो आपको ओवर द टॉप लच्छेदार कमेंट्री दिखेगी, ना आपको उतनी तुकबंदी दिखेगी, आपको उसमें दिखेगा बीच बीच में कहानियां, क्योंकि कहानी की जगह है वहां पर। मैं आपको बैकग्राउंड स्टोरी भी बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के साथ वो वाला एक टेस्ट मैच था जो कि ना अनऑफिशियल घोषित कर दिया गया था 2001 में। वहां पे एक बंदे का डेब्यू हुआ था, पर उसके बाद उसको दोबारा कभी खेलने का मौका नहीं मिला। दैट हैपेंड इन 2001 इन सेंचुरियन। और उसके पीछे की वजह क्या थी, उसके बाद की क्या कहानी थी, बट कहानी की जगह है वहां पर, क्योंकि बहुत लंबा मैच होता है, बड़े धीमी गति पे चलता है। T20 डज नॉट अलाउ यू दैट काइंड ऑफ टाइम। T20 की हर दूसरी गेंद पे चौका लगता है या फिर 5वीं गेंद पे विकेट गिरती है, और उसके बीच में बहुत सारी वो एडवेटोरियल इंटरवेंशंस होती हैं, जिसमें एक वो कार भी दिखाई जाती है, फिर एक किसी को कुछ और भी बताना पड़ता है। एक मेरे सामने तो एक्चुअली चिट्ठा होता है ऐसा। आजकल तो वो स्पॉन्सर ये आते हैं कि यही लाइन बोलनी है, तो फिर वो पूरी लाइन भी ख़त्म करनी पड़ती है कि इसके अंदर चेसिस ऐसी है, उसके अंदर इंजन वैसा है, टायर के अंदर ये ट्यूबलेस टायर है, तो ये सारा भी हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि
क्योंकि बोलना पड़ता है, कॉलर का काम है, और मैं कॉलिंग करता हूँ एक्चुअली, तो वो सामान भी बेचना हमारा काम होता है उसके बीच में। तो अब सामान बेचने के बीच में चौके भी लग रहे हैं, छक्के भी लग रहे हैं, विकेट भी जा रहे हैं, तो बड़ा लिमिटेड टाइम है कि मैं आपको क्रिकेट समझा पाऊँ। आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड द स्पोर्ट अनफॉर्चुनेटली। और अपने लिए मैं कह सकता हूँ, मैं दूसरे के लिए नहीं कह सकता हूँ, और ये रोल आई थिंक समझना ज़रूरी है। बहुत लोगों को नहीं पता होता है, इसलिए आई मीन जो चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो उसके लिए आपकी राय हो सकता है कुछ अलग हो। तो कमेंट्री में एक कॉलर होता है, एक एक्सपर्ट होता है, एक कलर होता है, तो 3 लोग की कमेंट्री का पैनल होता है। कॉलर का काम ये होता है कि वो कॉल कर रहा है, एक्शन को कॉल कर रहा है। चौका लगा, आपने कॉल किया, अब चौके अगर 15 चौके लग रहे हैं और आपके एक ओवर में 3 चौके लग रहे हैं, तो हर बार तो आप शानदार कह के नहीं निकल सकते। तो कई बार शानदार होगा, कभी जानदार होगा, कभी धमाकेदार होगा, कभी लजीज होगा, कभी कुछ और होगा। बिकॉज आई कांट कीप सेइंग कि चौका, अरे भाई टीवी पे देख रहे हो मैच, रेडियो नहीं है, उसने देख लिया चौका। हालांकि मुझे कहना पड़ेगा चौका क्योंकि वो हाईलाइट में कट के आएगा, पर मुझे उस चौके को 4 शब्दों में डिस्क्राइब करना है और हर बार कुछ अलग करने की कोशिश करनी है। कभी वो उड़न तश्तरी बनेगी गेंद, कभी वो हवाई फायर होगा, कभी वो टोल नाके पे जाएगी। कोई टोल नाके पे गेंद तो नहीं जाती है, पर कभी मार्च में भेज दूंगा कि मार्च ने मारा और अगर वो तीसरी टियर में गई है तो आई हैव ओनली 6 वर्ड्स टू से, तो मैं मार्च में भी बॉल को भेज सकता हूं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि हर तीसरी गेंद पे छक्का लग रहा है, शानदार, लाजवाब, वो एडजेक्टिव खत्म हो गए मेरे, और मैं रोज कमेंट्री करता हूं। तो जो वो मेरा काम है, उसके बाद मैं माइक रख देता हूं नीचे। अब साथ वाले का काम क्या है? साथ वाले का काम है ये रीप्ले पे आपको समझाना कि ये चौका लगा कैसे और ये अच्छा क्यों है। अगर उसने अपना काम पूरा किया तो आपकी समझ में भी आ गया, आपको लच्छेदार कमेंट्री मिल गई। तो अगर उसने वहाँ नहीं किया, उसने भी यही बताया कि लाजवाब, शानदार, जानदार, धमाकेदार, तो फिर सर आपको वो मिला। तो और फिर तीसरा जो बैठा होता है वो सिर्फ वेट कर रहा होता है। वो कहता है इसने एडजेक्टिव्स बोल लिए, उसने मुझे रीप्ले में क्रिकेट समझा दी। अब एक चीज़ है जो इन दोनों से मिस हो गई है, वो मैं बताऊंगा। अगर तो ये डिसिप्लिन चले, हाइजीन चले, तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी जो आप ढूंढ रहे हो। अनफॉर्चुनेटली वो उतनी, तीनों आदमी लच्छेदार भाषा में ही बात करते हैं। अब ये अनफॉर्चुनेट है। आई अग्री, अनफॉर्चुनेट है कि बहुत बार, अगेन आई वोंट टेक नेम्स, और लेने भी नहीं चाहिए, कि मैं भी शायद म्यूट पे देख लूँगा। क्योंकि क्रिकेट की एक खासियत ही यही है, सबसे खूबसूरत बात यह है, जो फैक्ट एटलीस्ट मेरे पे तो बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं है, कि आपको वो टीवी के ऊपर मेरी आवाज़ सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। आप इनके ये वाले शो को नहीं देख सकते म्यूट पे, नहीं देख सकते, क्योंकि बात करें क्या ही पॉइंट है। आप क्रिकेट देख सकते हो म्यूट पे। तो अगर जो चीज़ म्यूट पे देखी जा सकती है, और उतना आनंद नहीं, पर आनंद तो आ ही जाएगा। कोहली ने सामने छक्का मारा, इंडिया जीत गया, खुश तो आप हो ही जाओगे। तो अगर आपने उसका वॉल्यूम को चेंज किया, आपने कहा कि मुझे सुनना है, देन आई हैव टू मेक इट एंटरटेनिंग, आई हैव टू ऐड सम वैल्यू टू इट। अगर मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा हूं तो फिर आई एम फेलिंग इन माई जॉब। तो वो मेरे को तो अपने बारे में तो एटलीस्ट मैं आई कैन से इट विद अ लॉट ऑफ सिंसेरिटी एंड ऑनेस्टी, कि मैं पक्की कोशिश करता हूं कि इतना काम तो करना चाहिए, पर मैं कॉलर की ही भूमिका में वो काम कर सकता हूं जो मेरा काम है। अगर मैं दूसरे की भूमिका में घुसा तो वो हाइजीन सही नहीं है, वो डिसिप्लिन सही नहीं है। मैंने ज़िंदगी में डिसिप्लिन सीखा है, अनुशासन होना चाहिए। जो मेरा रोल है, मेरे को काम करना है, वो चाहे फिर इंडिया के लिए करना हो, केकेआर के लिए करना हो, या एज ए कॉलर करना हो, वो मेरा काम है। तो उस काम में अच्छे से करने की कोशिश करनी है। चलिए अगला सवाल। केकेआर वाले पे एक चीज ऐड कर देना चाहता हूँ, बस लास्ट। आपने कहा केकेआर के लिए कि केकेआर से पूछे, उन्हें नहीं पता था कि मुझे क्यों खरीदा। केकेआर को 4 साल पूरा टीम खरीदने का पता नहीं था, क्यों खरीद लिया? नहीं, वैसे बेचारे उस समय तो किसी को कुछ नहीं पता था। आज संदीप बाबू ट्रोल मास्टर में हाँ, है ना, किसी को नहीं बख्शेंगे। बढ़िया। जैसा बातचीत में पहले बताया गया कि आपके फ्यूचर फादर इन लॉ ने पूछा आपसे कि और क्या करते हो। हाँ जी। एक दौर में पत्रकारों से भी यही पूछा जाता था, ठीक है जर्नलिज्म ठीक है, बाकी काम क्या करते हो? पढ़ाई में भी यही होता था, जर्नलिज्म की पढ़ाई, बाकी BA MA में क्या कर रहे हो। लेकिन उससे पहले आप एक नौकरी करते थे इंश्योरेंस कंपनी में, और फिर वो अरुण जेटली जी से शोभना जी मिली, वो क्या इंसिडेंट था, वो थोड़ा सा अगर बताएं। इंटरेस्टिंग था एक्चुअली, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी मिली थी। ओरिएंटल इंश्योरेंस ने उस समय स्पोर्ट्स कोटे में जॉब्स निकाली थी, जिसकी एक प्री रिक्विजिट थी, एक रिक्वायरमेंट थी कि आपको रणजी ट्रॉफी खेलना होना चाहिए। तो उनको चाहिए तो रणजी ट्रॉफी प्लेयर था। तो जी मैं उसमें अप्लाई किया, मेरी नौकरी भी लग गई, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक और 2-3 लोग और थे, उनकी भी नौकरी लगी। अब उस समय मेरा इंडिया में सिलेक्शन हुआ, मैं दिल्ली के लिए खेल रहा हूँ, मेरा इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। तो मैं उनसे छुट्टी मांगता था कि भाई मुझे जाना है खेलने के लिए। तो कहते आप, पहली बात तो
आप जाएंगे तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, यू हैव टू गो विदाउट पे। दूसरा, ये कोटला में चेक करने भी आ जाते थे कि ये प्रैक्टिस ही करने गया है या कहीं और जाता है, हमें बोल के तो आता है कि मैं जा रहा हूँ और विदाउट पे हूँ मैं, उसके बावजूद वो आते थे चेक करने के लिए कि नहीं तो चलो इनके लिए कोई चार्जशीट अच्छी सी बनाई जाए कि ये घपला कर रहे हैं। तो अब वो इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली जॉब करनी थी इसलिए कर ली थी कि स्पोर्ट्स कोटे में जॉब करनी है, इवेंचुअली पता नहीं क्या होगा, क्रिकेट बहुत अनसर्टन था, IPL थी नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे। आई थिंक रणजी ट्रॉफी के पैसे उस समय 2,500-4,000 5,000 रुपये मिलते होंगे मैच के, तो इतने पैसे तो नहीं थे। तो जॉब इसलिए की थी, पर जॉब से काम नहीं हो रहा था, 18 महीनों ने मुझे सैलरी नहीं दी। तो फिर एक दिन अरुण जेटली जी मिले, तो उन्होंने पूछा भाई ऐसे बात कर रहे थे, और कुछ बताओ बेटा, कुछ करना है तुम्हारे लिए क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो सर जॉब लगवा दो क्योंकि वो सैलरी नहीं देते मेरे को रखा हुआ उन्होंने। तो फिर 2003 का वर्ल्ड कप का फाइनल था, आई थिंक जेटली जी एंड शोभना जी वो फ्रेंड्स, तो वो वर्ल्ड कप का फाइनल देखने गए थे साउथ अफ्रीका। तो फिर उस समय माहौल अच्छा था, इंडिया अच्छा कर रहे थे, तो उन्होंने अच्छा पूछ लिया, अच्छा ये हमारे 2 बच्चे हैं, उनको आप ज़रा नौकरी वोकरी दे सकते हैं कुछ? तो हिंदुस्तान टाइम्स ने मुझे और गौतम गंभीर को जॉब ऑफ़र की थी। तो गौतम ने तो ली नहीं, मैंने ले ली। गौतम ONGC चले गए थे, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम किया। एक सवाल आपके लाइफ पार्टनर से जुड़ा हुआ है। आक्षी जी जर्नलिस्ट, जी आप ही की उसमें थी वो कैसे हेडलाइंस टुडे में हुई थी आपकी मुलाकात? एक्चुअली ये यहीं पे हुई थी, इस वाले में नहीं, आपका पहले एक झंडे वाला जो झंडे वाला में होता वीडियो था, कॉन्टार, तो वो एंटरटेनमेंट डेस्क पे थे, मैं स्पोर्ट्स डेस्क पे आया था। तो फिर वहाँ से बातचीत शुरू हुई थी, और फिर आज 2 बच्चे हैं। हेलो आकाश, मैं आपकी कुछ कमेंट्री की पंचलाइंस पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, फिर मैं सवाल उसके बाद। जी इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाई है। मौसम या चतुर चालाक चहल ने किया चंचल मैक्सवेल को चलता। ओए हो क्या बात है, ऑसम। ग्रीन पार्क को रोहित पार्क कहना पड़ेगा। हाँ जी। कोहली का बल्ला माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं। हाँ। अब मेरा सवाल ये है कि एक सम सॉर्ट ऑफ लिटरेरी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग में, मतलब जो चतुर चालाक वाली लाइन थी ना, हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल नभ में, तो वो अनुप्रास का प्रयोग है। किसी में आपने तुकांत या काफिया प्रयोग है, माशाअल्लाह। इतना मुझे नॉलेज नहीं है, पर आप बता रहे हो, सुन के अच्छा लग रहा है। जी, मतलब 2 तुकांत मिलना चाहिए, राइम करना चाहिए, जिसको सरल भाषा में कहते हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्रिकेटर्स के बारे में जनरली ये परसेप्शन होता है कि मतलब चूंकि वो खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है शुरू से ही, मतलब वो पढ़ाकू किस्म के नहीं होते हैं। इसके बावजूद जब आपने स्विच किया, आपने कहा कि करियर में किसी एक पॉइंट पे आपको लगा कि अन्याय हुआ होगा, पर जनता ने बहुत न्याय किया, आपकी कमेंट्री को सर आंखों पे बैठाया, लेकिन उसकी जो तैयारी आपने की, उसकी तैयारी के किस्से साझा नहीं किए। मतलब वो क्रिकेट खेलते हुए तो आप इस मुहावरेबाजी के उस्ताद नहीं रहे हो, नॉट एट ऑल। तो वो तैयारी कैसे थी? वो किताबों से की, वो कहाँ से देखी, ये समझा कि चलता क्या है? सिद्धू पाजी वाला मॉडल भी था। ओके, सो आई थिंक कई बार वो जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं जो आपको लगता है कि आप उनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पर वो होती नहीं है, वो किसी वजह से कोई चीज़ें होती है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स की जॉब, तो हिंदुस्तान टाइम्स की जो जॉब थी वो कंसल्टेंसी की जॉब थी, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। अब 3 साल का उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और मुझसे कुछ कहते नहीं थे काम करने को, बिल्कुल भी नहीं कहते थे। उसमें लिखा होता 15 दिन आपका इस्तेमाल किया जाएगा किसी चीज़ के लिए। पूरा साल निकल गया, उन्होंने एक बार भी नहीं बुलाया, हर बार सैलरी भेज देते थे। मैंने कहा यार ये तो ऐसे तो नहीं चलेगा, काफ़ी दिन तक कैसे चलेगा कि ये तो कुछ काम ही नहीं करवाते। अगर काम नहीं करवाते तो आज नहीं तो कल निकाल देंगे यार। कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐसे रोलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। तो मैं तब इंग्लैंड खेलने जाता था, तो फिर मैंने कहा चलो लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में तो लिख सकते हैं आप। राहुल द्रविड़ साहब गए थे स्कॉटलैंड, उन्होंने वहाँ से पहली बार किसी भारतीय क्रिकेटर ने सनी जी को छोड़कर कुछ लिखा था, तो मैंने उनसे इंस्पिरेशन ली। मैंने कहा चलो मैं भी लिखता हूँ। मैंने एक कॉलम शुरू किया, स्क्रिबल्स थ्रू समर। अब स्क्रिबल्स थ्रू समर हमारा फोर्टनाइटली कॉलम था, हिंदुस्तान टाइम्स में आता था। तो उसको लिखने के लिए मुझे पढ़ना ज़रूरी था, नहीं तो क्यों लिखूंगा कैसे? मतलब एक तो पहली बात तो इंग्लिश वाज नेवर माय फर्स्ट लैंग्वेज, अभी भी नहीं है। अब अंग्रेज़ी का अखबार है, लिखने में तो थॉट्स हो सकती हैं। मैं बचपन से भी डायरी लिखता था अपने कि खेला कैसे, क्या किया, पर अगेन कोई पढ़ता तो नहीं, वो तो मैं खुद ही पढ़ता था सिर्फ।
तो फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, एक लोकल लाइब्रेरी की एक कार्ड बनवाया, हैरी पॉटर की सारी किताबें पढ़ डाली, और सिर्फ वहीं तक नहीं रुका, फिर मैंने आंद्रे अगेसी हो, चाहे फिर नासिर हुसैन हो, फिर चाहे मैल्कम ग्लैडवेल हो, फिर चाहे कॉन इगल्डन हो, फिर अक्रॉस जॉनर बहुत पढ़ाई की ये समझने के लिए कि एक्चुअली में लिखना होता कैसा है। तो पहली ट्रेनिंग थी शायद वो मीडिया ट्रेनिंग जो मिलनी शुरू हुई, जो अपने आप ही सेल्फ इम्पोज थी कि सीखना तो पड़ेगा भैया कि ये कहानी कैसे बताई जाती है। अगेन पता नहीं था कि कमेंटेटर बनूंगा, क्योंकि जब मैं रिटायर हो रहा था तब भी आक्षी के साथ मेरी बात ये हुई थी कि हम यार आक्षी कमेंट्री तो नहीं होगी ना, क्योंकि उस समय हिंदी लैंग्वेज ही नहीं थी, उस समय सिर्फ इंग्लिश में होती थी और इंग्लिश के कमेंटेटर्स को रिटायर होने की कोई आवश्यकता थी नहीं, और नए लोग और रिटायर हो गए थे, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले। आई मीन ये चार ही आके करेंगे कमेंट्री, मैं थोड़ी ना करूँगा कमेंट्री, ऑब्वियस ही बात है। तो फिर हिंदी खुलेगा नहीं खुलेगा ये तो किसी को नहीं पता था, तो मुझे था मैं आर्टिकल लिखूंगा, कॉलम वॉलम लिखा करूँगा, और उसकी तैयारी थी, और न्यूज़ चैनल में कहीं थोड़ा बहुत काम कर लूँगा, और साथ में लेवल ए की कोचिंग भी कर लेता हूँ, वो भी कर लिया मैंने, कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में कुछ तो करना पड़ेगा। पर वहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई थी कि हिंदुस्तान टाइम्स की जॉब, मेरे ये अटेम्प्ट कि मुझे लिखना चाहिए, लिखने के लिए पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए थोड़ा और सीखना चाहिए, एंड देन हिंदी कमेंट्री जब हुई तो फिर मुझे शुरुआत में बता दिया गया था कि आपकी आवाज़ बड़ी कर्कश है यार, और वो आई रियलाइज़ कि है, और आप बहुत तेज़ तेज़ बोलते हो यार, ये भी नहीं चलेगा, तो आपको धीरे बोलना चाहिए, आपकी आवाज़ में बेस होना चाहिए, आप अपर डायफ्राम, लोअर डायफ्राम। उससे फिर मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन की क्लास ली, तो फिर मैंने सीखा कि एक्चुअली वॉइस को मॉड्यूलेट कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने क्रिकेट सीखी तो मैं क्रिकेट खेला। अब मैं क्रिकेट खेला इस वजह से कमेंटेटर अच्छा बन जाऊंगा या कमेंट्री कर पाऊंगा, इसकी तो कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई कनेक्शन नहीं है। तो मुझे ये था कि अगर मैंने कवर ड्राइव मारना सीखा तो मुझे कमेंट्री करना भी सीखना चाहिए, और उसके लिए बोलना सीखना चाहिए, उसके लिए मुझे मॉड्यूलेट करना आना चाहिए। तो वो मैंने सीखने की कोशिश की, और फिर केप्ट ट्राइंग। आई डोंट नो कहाँ से शुरू हुआ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता। मैंने शुरू किया था मिडिल नेम देने से, कि हर प्लेयर को उनके कैरेक्टर के हिसाब से मिडिल नेम दिया जाए, और उसमें विराट रन मशीन कोहली थे, चेतेश्वर डिपेंडेबल पुजारा थे, अजिंक्य कंसिस्टेंट रहाणे थे, मोहम्मद सेंसेशनल शामी थे, महेंद्र दे धनाधन धोनी थे। तो आइडिया ये था कि उनका जो कैरेक्टर जो उनको डिफाइन करता है उनका मिडिल नेम दे दो, एंड इट लैंडेड ब्यूटिफुली। कि लोगों ने आज भी, मतलब फिर राशिद करामाती खान हो या कमाल लाजवाब राहुल हो, द फैक्ट इज़ कि ब्रॉडकास्ट के अंदर वो नेम सुपर वो डलने लग गए हैं, तो वो या इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग हो, तो अब वो इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग बन गई है। मुझे साथ वाले कई बार बैठ के बताते हैं यू नो व्हाट, इसीलिए कहते हैं इसको इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। मैंने कहा बात तो ठीक है यार, ये दिया मैं नहीं था। तो वो इट लैंडेड क्वाइट वेल। तो फिर उसके साथ वर्ड प्ले, आई डोंट नो कहाँ से शुरू हुआ। आई वोंट से कि सिद्धू पाजी मेरी इंस्पिरेशन थे, ही वॉज नॉट, आई लव हिम टू बिट्स, पर एंड मैनी क्वालिटीज़ टू एडमायर, पर मैं उनके जैसा कमेंटेटर बनना ही नहीं चाहता था कभी भी। मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी, लेकिन मेरी पहचान बनाने में आई थिंक जो सबसे बड़ा हाथ है वो सुनने वाले का है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ म्यूट पे भी चल सकता है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कोई सुन रहा है, कोई पसंद कर रहा है। एंड आई रियलाइज कि ग्राउंड में पोस्टर लेके आए यार लोग, इतने बड़े बड़े 30-30 फुट के पोस्टर थे। मैंने कहा इतना तो खेलते हुए नहीं आए कभी यार, इतनी बड़ी फोटो है उसके ऊपर, लोगों ने टी शर्ट के पीछे लिखवा रखा आकाशवाणी। एक बच्चे ने मुझे टैटू दिखाया, मैंने कहा तेरी गर्लफ्रेंड होगी बेटा वाणी, तब तूने किया है, क्योंकि उसने आकाशवाणी लिखा हुआ था हैशटैग के साथ। मैंने कहा यार कमाल है। आपकी कोई कंटेंट टीम है वैसे, सिंस अब इतना बोलना पड़ता है, इतने मैचेस होते हैं क्रिकेट मैचेस, और कुछ पंच लाइंस तो इम्प्रॉम्प्टू हो सकती हैं कि ये गेंद गई बाहर, जाओ बाहर से उठा के लाओ, बट ये चपलता वाली लाइन इम्प्रॉम्प्टू तो नहीं हो सकती। तो कुछ लाइंस लिख कर रख ली जाएं, हो सकता है कि इस्तेमाल में आ जाएं, इस तरीके का कुछ मॉडल। कभी कभी यस, कोशिश करना। जैसे ये बड़ा सोच समझ के मिडिल नेम्स दिए थे। वर्ड प्ले आई डोंट नो कहाँ से सीखा, वर्ड प्ले है मेरे पास। वो भाषा के साथ मैं खेल सकता हूँ, हिंदी के साथ खेल सकता हूँ, इंग्लिश के साथ उतना नहीं खेल पाऊंगा, पर हिंदी के साथ मैं थोड़ा बहुत खेल सकता हूँ। उतनी अच्छी नहीं बोल सकता, पर बोल सकता हूँ थोड़ी सी ठीक ठाक सी काम चलाने वाली। तो आई डोंट नो कहाँ से सीखा, कब सीखा, पर कुछ मोमेंट्स हैं। वो भी सीख लिया था जल्दी ही अपने करियर में, कमेंट्री के इनफैक्ट दूसरे साल में ही सीख लिया था कि तैयारी के बिना अगर आप जाएंगे तो आप पकड़े जरूर जाएंगे, और अगर आपने सिर्फ 10 टेस्ट मैच खेले हैं तो फिर आप जो बोलते हैं उसका बहुत महत्व है। इट मस्ट मेक सेंस, क्योंकि 100 टेस्ट मैच खेले वाले का बोलना काफ़ी है, पर मेरा अच्छा बोलना ज़रूरी है। तो मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो इसी बात से बनेगी मैं क्या कह रहा हूँ। कौन कह रहा है इज़ नॉट इंपॉर्टेंट,
जो बंदा सुन रहा है उसको लगना चाहिए क्या कह रहा है, आई आइडेंटिफाई, रिलेट विद इट एंड आई एग्री विद हिम और मे बी डिसएग्री। पर वो बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 टेस्ट मैच का इतनी प्रिविलेज नहीं होती कि आप कुछ भी बोलो और वो चल जाए, वो उसके लिए 90 टेस्ट मैच कम रह गए। तो हाँ, मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है इस पे, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, ये आप में खुद है, यू कैन लाफ 100%। योरसेल्फ, और सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत है जो हमें नहीं दिखती है। वाज इट ऑलवेज द केस, या ये भी एक एवोल्यूशन के क्रम में आया कि यू आर एडमिटिंग यार मैं तो 10 ही खेला हूँ, मेरी बात, और बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं कामयाब होने के बाद। करेक्ट। सी अवेयरनेस तो थी, अवेयरनेस अगेन आई डोंट नो कहाँ से आई होगी पता नहीं, पर ये अवेयरनेस थी कि मुझे अच्छा होना पड़ेगा, मेरे से बेहतर भी लोग होंगे, यहाँ मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं एनालाइजिंग, जो मेरा वो एनालिटिकल माइंड बचपन से था कि अपने आप को खुद ही एनालिसिस करता था। अगर मैं आपको बचपन की अपनी कभी किताब दिखाऊं, वो जो डायरी में लिखता था, पापा को मिल गई है पीछे, तो उसमें वो ईयर भी लिखा हुआ था 93 या पता नहीं कौन सा साल था, 87 या 89, आई डोंट नो। तो उसमें लिखा हुआ था मैंने कि आपने आई प्लेड 2 शॉट्स, उसमें 2 बार मैं क्रॉस खेला, मेरा सर गिरा, 2 कैच ड्रॉप हुए, तो मैं खुद को एनालाइज कर रहा होता था। तो आई थिंक इट स्टार्टेड देयर कि थोड़ी सी अवेयरनेस थी। और सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, आई थिंक अगर आप अपने ऊपर ही नहीं हंस सकते तो फिर ज़िंदगी बेकार है यार। क्या मतलब हंसना, आई मीन डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं भारत के लिए खेला हूँ, पर भारत के लिए खेलना एक प्रिविलेज थी, भारत के लिए खेलना एक ब्लेसिंग है। भारत के लिए खेलना एक बहुत बड़ी भगवान की वो देन है कि आपको मौका मिला है, क्योंकि बहुत लोग खेलते हैं। और ये भी मुझे पता था कि जब मैं खेल रहा था, छोटा था, मेरे से टैलेंटेड लोग मेरे साथ खड़े होते थे, तो टैलेंट में मैं उनको बीट नहीं कर सकता था, मेहनत में कर सकता था। तो मैंने कहा ओके फाइन, लेट्स रन अ रेस, कि मेहनत में मैं आपको पीछे छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी है। टैलेंट आपके पास ज़्यादा है, पर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। तो उनमें से काफ़ी सारे लोग तो बेचारे रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेले। आई वॉज फॉर्चुनेट, मैं भारत के लिए खेला, अब 10 खेला, 100 खेला, इट्स ओके, लाइफ्स गुड। प्लेइंग 11 थोड़ा सा हमेशा टची टॉपिक हो जाता है हमारे यहाँ, लोग नाराज भी हो जाते हैं, इसको क्यों बाहर कर दिया, इसको क्यों रख लिया। आपने कहा आपके कहे हुए कि आपके शब्दों की जिम्मेदारी अधिक है, आपने कई बार खुल करके वकालत भी की है कि साहब इनको क्यों नहीं लाते, इनको बाहर करना चाहिए, सरफराज खान क्यों नहीं आ रहे हैं, यशस्वी जायसवाल को चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों ले गए, ज़रूरत नहीं थी। मैं अभी आज के मौके पर, यह फ़र्ज़ करें आज से 6 महीने बाद का अंदाज़ा लगा लें, तो भारत के तीनों फॉर्मेट में कौन से चेंजेस आकाश चोपड़ा सजेस्ट करना चाहते हैं? देखिए 6 महीने ना, एक्चुअली ये भी बहुत लंबा समय है। 3 महीना कर लेते हैं, जो भी मतलब है कि भाई क्यों लंबा समय है, क्योंकि इसके बीच में एक वर्ल्ड कप निकल जाएगा, इसके बीच में एक टेस्ट सीरीज निकल जाएगी। तो 6 महीने के बाद सिर्फ टेस्ट में तो कोई ज़्यादा बदलाव की गुंजाइश ही नहीं है। जो है वो बिल्कुल सही है, इसको ऐसे ही आप चलने दीजिए। आप सरफराज नहीं चाहिए आपको? सरफराज का अब किसी, अगेन ये कहानी ना बड़ी अनफॉर्चुनेट है, पर ये सच है कि अभी तो ध्रुव जुरेल को खेलना चाहिए ना। अगर आज आपने कहा कि ऐसा करते हैं, आज ना हम सरफराज को खिला लेते हैं, आज आपने सरफराज को खिलाया तो वो ध्रुव जुरेल के साथ अन्याय होगा, एंड 2 wrongs विल नेवर मेक अ राइट। पर आज जो सेलेक्टर है, जो कोच है, जो कप्तान है, उसका सिर्फ एक मोटिव होना चाहिए कि मुझे भारत को विश्व की सबसे बेहतरीन टीम बनाना है। जब मैं मैदान पर उतरूं तो मेरी टीम को जीतना चाहिए। उसके लिए क्या मैं सही कर रहा हूं, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वो चीज़ हमेशा सही नहीं होगी। ये एक रियलाइजेशन आपको सबको होगी, क्योंकि आज मैं जो सोच रहा हूं, मैं ऐसा शायद 3 साल पहले नहीं सोचता था। मैं खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, क्योंकि मैं आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स रोज। तो मेरी ओपिनियन चेंज हो रही है, पर उस समय के हिसाब से क्या वो ओपिनियन सही है और उस ओपिनियन का मोटिव सही है? अगर वो सही है, मैं रीफ्रेम कर देता हूं अपना क्वेश्चन। करंट जो टीम है तीनों फॉर्मेट की, उसमें आप कोई चेंजेस करेंगे नेक्स्ट उनके जब भी टूर्नामेंट्स हों? क्या आपको लगता है सूर्य कुमार यादव को बतौर कप्तान बने रहना चाहिए? हाँ जी, अभी तो बतौर कप्तान। हाँ जी, 26 वर्ल्ड कप पक्का। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि 2 साल का आपने साइकिल उनको दिया है। आपने जब साइकिल उनको दिया कि ये अब आपकी टीम है, ये आप 2024 के वर्ल्ड कप के बाद आपने उनको दे दी थी कि 2026 का वर्ल्ड कप अब आप खिलाएंगे, और उसके बीच में लगातार टीम जीतती आई है, एक सीरीज भी नहीं हारी है, नॉट इवन सिंगल सीरीज। अब उसमें ये बात सच है जो आप बात शायद एल्यूड कर रहे होंगे कि पिछली 16, 17, 18 पारियां हो गई हैं, 50 रन नहीं बने हैं, विच इज अ फैक्ट। पर इसका भी फंक्शन है कि भैया आपने एक ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने का फैसला किया कि हम तो ऐसे खेलेंगे दबंग, दिलेर, बेखौफ, कि उसमें आउट हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, फिर आउट अगर आप हो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप 250 बनाना चाहते हो 20 ओवर के मैच में, तो उसमें कप्तान भी उसी फिलॉसफी का हिस्सा है। रन्स और बनने चाहिए नो डाउट, पर कप्तान इतने पास आने के बाद आप चेंज कर दें जहाँ 3 महीने में वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, इट वोंट बी राइट। सूर्य कुमार यादव नहीं, पर जो कुलदीप पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि एक हम लोग अरसे से जब से क्रिकेट पढ़ना देखना समझना शुरू कर रहे हैं, एक कि ये लॉबी कि दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु और पंजाब, ये हमें 5 सेंटर बता दिए कि साहब इनका तो रहेगा ही, बाकी लोग देख लें। तो ये प्रेशर ग्रुप रहते हैं जिसमें कुछ लोगों को देर से मौका मिलता है, अगर मिलता है तो, और कुछ ऐसा आपको दिखता है? पहले होता था क्या होता था पहले? आई मीन आपको पता था कि मुंबई वॉज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, मतलब दिल्ली, मुंबई से क्रिकेट चलती थी, ऐसा हमने बचपन से यही सीखा है कि मुंबई के खिलाफ रन बनाना ज़रूरी है। अगर आप प्लेयर नहीं माने जाओगे जब तक आप मुंबई के खिलाफ रन नहीं बनाओगे। और मुंबई सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी भी जीती है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोइंसिडेंस है कि वहाँ पे पावर सेंटर है। क्यों पावर सेंटर? इसलिए क्योंकि वो देश की सबसे बेहतरीन टीम है और साल दर साल वो 40 बार रणजी ट्रॉफी जीत के, बाकी कोई डबल डिजिट में भी नहीं आया। तो यू रियलाइज़ कि भैया बाकी सबसे बेहतर हैं, इस वजह से वो डोमिनेट करते हैं और क्रिकेट का वहाँ पे कल्चर सब जगह से ज़्यादा बेहतर रहा है। तो एक ज़माना था कि ऐसा लगता था कि थोड़ा सा जो आपने नाम लिए कि यहाँ पे सेंटर्ड है पावर्स, कि यहाँ पे अगर आप अच्छा करते हैं, क्योंकि बाकी टीम्स भी उतनी अच्छी नहीं थी। इट टेक्स टाइम कि पहले के ज़माने में अगर आपका मैच से सर्विसेज की टीम से है या जम्मू कश्मीर की टीम से है, आप ये मान के चलते थे ये इट्स एन ईजी गेम। ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली को जम्मू कश्मीर ने अभी हराया, पिछले हफ्ते की बात है। तो ये अगर ये पहली बार हुआ है रणजी ट्रॉफी के इतिहास में, दैट सेज समथिंग कि दिल्ली बेहतर टीम रही है और J&K उस स्तर पे नहीं आ पाई है। तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली के लोग ज़्यादा ही खेलेंगे। लेकिन अब नहीं है, अब तो IPL ने इतना डेमोक्रेटाइज कर दिया है कि अब आपको सिर्फ अच्छा होने की ज़रूरत है। आपके पास रांची से तो कप्तान आ गया, आई मीन कहाँ छोटे से टाउन से आने वाला लंबे बाल वाला लड़का आता है, कप्तान बन जाता है और इतने सालों तक इतनी अच्छी कप्तानी करता है। ये किसने सोचा होगा आज से 50 साल पहले कि ऐसा भी हो सकता है कि वो रांची का कोई बच्चा मतलब इंडिया के लिए खेल जाए? कप्तानी तो बहुत दूर की बात है। वो पहले कर्नाटका, मुंबई, दिल्ली इन्हीं के लोग होते थे, इन्हीं के कप्तान बना करते थे, तमिलनाडु। पर अब नहीं, अब तो डेमोक्रेटाइज है। आपने और महेंद्र सिंह धोनी ने रूम शेयर किया है? शेयर किया इंडिया के लिए? इंडिया के लिए किया था। बड़ा बताइए जरा कुछ तजुर्बे, क्योंकि वो तो इंटरव्यू देते नहीं है। आई नो, सो वी नो वेरी लेस अबाउट हिम। वो तब भी बात कम करता था, वो ऐसा ही था। आई मीन आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि एक महीने में आई मीन 30 दिन होते हैं। आई मीन 30 ही सेंटेंस बोला होगा पूरे 30 दिन में, बोलता ही नहीं था कुछ। तो मेरा तो पहला जो था एक्सपीरियंस वो ये कि मैं तब तक इंडिया के लिए खेल चुका था। इंडिया ए का टूर था, तो मैं बेंगलुरु पहुंचा। होटल में जाके वो ऑलरेडी उन्होंने कमरे असाइन कर रखे थे कौन किसके साथ रहेगा। तो जब मैंने पूछा कौन से रूम में हूँ मैं, तो उन्होंने कहा जी आपका रूममेट वो एक महेंद्र सिंह धोनी है। मैंने कहा जी महेंद्र सिंह कौन? तो कहते महेंद्र सिंह धोनी रांची से आते हैं। कहा एक मैच शायद मैं उसके साथ खेला था, एक ही सिर्फ खेला था तब तक, देवधर ट्रॉफी का मैच था, क्योंकि वो ईस्ट से आते हैं, दिल्ली नॉर्थ मैचेस नहीं होते थे इतने आमने सामने। रूम में गया, अब उससे कुछ वो आपको ना अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है अपने रूममेट के साथ, कि ताकि गाड़ी अच्छे से चल पाए। तो उसमें कई महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। एक तो रात को कितने बजे सोओगे, सुबह कितने बजे उठोगे। सुबह उठना तो चलो फिर भी डिसाइड हो सकता है क्योंकि कल कितने बजे जाना है, पर रात को सोना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और मुझे चाहिए 8 घंटे की नींद। तो मैंने पूछा भाई क्या प्लान है, तभी गाड़ी आगे चलेगी। तो कहता आकाश भैया जितने बजे आपका मन करे आप लाइट बंद कर देना, सो कि मैं सो जाऊँगा। तो पुअर बॉय आई मीन 30 दिन मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे सोना उसने शुरू किया होगा। तो 30 दिन वैसे ही सोया, उसने एक बार भी कंप्लेंट नहीं की कि आज लाइट जला लूँ। वो लाइट बंद तो लाइट बंद। वो फ़ोन वहाँ 3 रखे हुए थे तब भी, और फ़ोन बजे जा रहे हैं। मैंने कहा MS नहीं बजने दो, वैसे बजते रहते हैं। मैंने कहा फिर 3 फ़ोन लेके घूमता क्यों है? नहीं वो नंबर होते हैं, पर उठाता नहीं है, तब भी नहीं उठाता था, आज भी नहीं उठाता है। उससे फिर मैंने पूछा नॉन वेज या वेजिटेरियन, क्योंकि एक और ये दूसरा मसला रहता है, क्योंकि खाना ऑर्डर करना है। अब वेजिटेरियन हो तो ईजी है या नॉन वेजिटेरियन हो, दोनों तो ईजी है। मैं वेजिटेरियन। उसने कहा आप क्या खाते हो? वेजिटेरियन। ठीक है। तो 30 दिन बच्चे ने वेजिटेरियन खाना भी खाया। मुझे बाद में पता चला कि ये तो नॉन वेजिटेरियन है, ये खा लेता है बाकी चीज़ें। पर कमरे के अंदर उसने फ़ोन उठा के कभी रूम सर्विस से ये भी नहीं बोला कि चलो आज मेरे लिए कुछ और भेज दो। नहीं, वेरी वेरी मैं शाये कह सकते हो आप, बहुत रिजर्व कह सकते हो, पर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और आई विल बी ओके।
क्योंकि वो नेट पे दिनेश कार्तिक को बॉलिंग भी कर रहा था। अब वो किस्सा मैंने कहीं और जगह भी शायद सुनाया हुआ है कि और कंपटीशन है उन दोनों का, दो में से एक ही खेल सकता है। मैंने कहा, फिर मैंने उसको रूम में बोला, मैंने कर क्या रहा है तू? उसको अगर तू बॉलिंग करेगा तो तू बैटिंग कब करेगा, और अगर वही रन बनाएगा तो तू खेलेगा कब? कह रहा आकाश भाई देखो ऐसा है, आपको बैटिंग करनी है, आपको भी बॉलिंग कर देता हूँ मैं, इट्स ओके। तो मेरे को बॉलिंग करना अच्छा लग रहा है तो मेरे को बॉलिंग करने दो, इट्स फाइन। तो वो अलग ही मस्त मौला तरीके का इंसान, पर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इतनी दूर जाएगा। इसका सिर्फ अलग तरीके का प्लेयर है वो। उसका जो पहला ग्लिम्स मैंने देखा था वो केनिया में थे हम, एक इफ्तिकार अंजुम करके एक फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, वो खेल चुके थे ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए, 140-42 पे डाला करते थे। तो उन्होंने उनको 2 शॉट मारे एंड माई जॉ ड्रॉप्ड, क्योंकि उस समय 2004 में ऐसा कोई शॉट मार सकता था क्या? आई मीन इट वाज आउटरेजियस। किस तरह के शॉट थे? पहले उन्होंने क्या किया, फाइन लेग जो था वो ऊपर था, वो कहे ऐसे करके ऐसे स्कूप सा शॉट मारा जो आज सूर्य मारते हैं, ए बी मारते हैं बाद में। वाओ क्या शॉट है यार। उसके बाद नहीं, मैं बाहर था, मैं तो हाथ मेरे एक्चुअली फ्रैक्चर था, मैं खेल नहीं रहा था मैच। तो उसने फाइन लेग पीछे किया, उसने थर्ड मैन अंदर कर लिया, इसने ऐसे करके उल्टा स्वीप मारा। एवरीबॉडी वाज गॉब्समैक्ड कि किया क्या इसने, क्योंकि ये शॉट तो कोई नहीं मारता उस समय 2004 में। ये प्रिपोस्चरस है कि आप ऐसे करके क्या फास्ट बॉलर को ऐसे थोड़ी ना कोई मारता है, तो तरीका ही नहीं है, पर उसने मार दिया। वेरी नॉनचलेंट अबाउट इट कि हाँ ठीक है ऐसा है, उसने अंदर डाली, वो फील्डर ऊपर था ना तो इधर मार दिया। क्या आदमी है यार। पर इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं क्या कर सकता हूँ, और केयर फ्री बट नॉट केयरलेस। केयर फ्री है तभी आप ऐसे काम कर सकते हैं, पर केयरलेस नहीं था। उसको आइडिया था कि उसको अपने कैसे खेलना है, क्या करना है। दैट 1 month was very very interesting। बात के दिनों में आप लोग टच में रहे? नहीं, नॉट एट ऑल एक्चुअली, बिल्कुल भी नहीं। फ़ोन तो वैसे भी नहीं उठाता तो इसीलिए ना मैंने करने की कोशिश की, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे पास तो शायद नंबर भी नहीं होगा उसका। तो फिर वो भारत के लिए खेलना शुरू हुआ, आई गॉट ड्रॉप्ड, तो फिर आवर पाथ्स नेवर क्रॉस्ड। गौतम गंभीर जी, उनका टेम्परामेंट बिल्कुल इसके ठीक उलट बताया जाता है, वेरी एग्रेसिव, वेरी इन द मोमेंट। अभी कोच भी हैं। करेक्ट। उनके बारे में आपके क्या इनिशियल इंप्रेशंस थे? सी बचपन में एक्चुअली मुझे तो याद है, गौतम को मैंने पहली बार खेलते देखा तो उसके दांतों में ब्रेसेस थे। मैं कल एक दिन नीचे मिला था, मैंने उसको याद कर रहा था वो वाली बात। एक प्ले मेकर करके एक टूर्नामेंट होता था स्कूल क्रिकेट का, 2-2 दिन के मैच होते थे। तो मॉडर्न गारक खंबा से वो खेलते थे, सलमान से मैं खेलता था। तो एक छोटा सा बच्चा लेफ्ट हैंडर, पतला सा इतना सही था, और ब्रेसेस लगा के बैटिंग करने आया था। तो वो मेरे पहले इंप्रेशंस थे। उसके बाद पर उसमें भी रन बनाता था, मॉडर्न में सिर्फ वही रन बनाता था। फिर दिल्ली की टीम में ऑलमोस्ट साथ में थे, थोड़ा बाद में आया वो, मैं पहले खेल चुका था। पर एंड वी वर कंपेटिटर्स, क्योंकि हम दोनों एक ही स्पॉट की लड़ाई भी कर रहे हैं, तो ये भी सच्चाई है। तो आई वोंट कॉल माई सेल्फ कि हम दोनों ही एक्चुअली उस समय में तो एक दूसरे को फ्रेंड्स बोलेंगे भी नहीं। ये 3 कंपेटिटर हैं, बातचीत रहती है, सब ठीक है, साथ में खेलते हैं, पर फ्रेंड्स नहीं हैं। और वेरी अग्रेसिव, मेरे टेम्परामेंट से तो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। मैं गुस्सा ही नहीं करता हूँ, वो शांत बहुत कम रहता है, या रहता था। आई मीन ये बहुत 2 पोलर ऑपोजिट्स हैं। पर साथ में बहुत खेले हम, इंडिया के 2 टूर साथ में किए, बहुत सारे रन साथ में बनाए, क्योंकि दोनों ओपनर्स ही हैं। और अब एक्चुअली आफ्टर रिटायरमेंट एंड ऑल, then now I share a great rapport with him, outstanding rapport, जहाँ पे वो ना सिलेक्शन का कोई दबाव वबाव है नहीं, ना कोई किसी को कॉम्पिटिटर है। तो फिर आप थोड़ा सा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है, थोड़ा लाइफ के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल जाती है। नाउ वो उसके जो दिल में है वो बोलता है, और इतना क्योंकि बेबाक तरीके से बोलता है, या तो अच्छी लगती है, बहुत बुरी लगती है बात। टेल मी हाउ डज इट वर्क कि आप दोनों ओपनर हो, आपको बहुत ट्रस्ट रखना है जी। एक कॉल दे रहा है, दूसरा भाग रहा है, जी, पर आप दोस्त नहीं हो। नहीं है, वहां पे आप पार्टनर हो जी, पर ऑफ फील्ड नहीं हो। हाउ डज इट वर्क? इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और हम एक्चुअली आई थिंक मेरे साथ सिर्फ एक ही बार वो रन आउट हुआ है, और आई थिंक गौती रन आउट हुआ था, और हम बहुत टाइट सिंगल्स भागते थे, ऐसे रखे और भाग गए। ये वीरू के साथ भी मैंने बहुत किया है। पर आई डोंट नो ये कहाँ से वो प्रोफेशनलिज्म आता है, कहाँ एक दूसरे के बीच में वो ट्रस्ट आता है कि हम दोनों एक ही टीम से खेल रहे हैं, और मुझे भी रन बनाने हैं, तुझे भी बनाने हैं, पर सबसे ऊपर क्या है, मेरी टीम को जिताना है। तो टीम के जिताने के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों में से कोई रन आउट नहीं होना चाहिए। मुझे उतना ट्रस्ट एक दूसरे पे करना पड़ेगा कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट डाउन माई टीम। आई थिंक वो जो टीम का जो सबसे ऊपर जो आई मीन फीलिंग है डीप इनसाइड,
वो भी बहुत पैशनेट है टीम को लेकर, मैं भी बहुत पैशनेट हूँ टीम को लेकर। तो हम कभी ये तो नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, इनफैक्ट ये भी नहीं सोच सकते, चलो रन आउट की तो बात ही अलग है कि यार वो आउट हो जाए, रन कम बनाए, मतलब वो आउट होगा तो दुख मुझे भी होगा कि यार एक आउट हो गया, खेलता तो अच्छा ही रहता, बिकॉज आई नो कि वो खेल सकता है, और हालांकि ये भी मुझे पता है कि मुझे उससे ज़्यादा रन बनाने, अगर नहीं बनाऊंगा तो मैं नहीं खेलूंगा आगे। पर इट इज़ अ ग्रेट डायनामिक, बट आई कैन टेल यू कि किसी भी टीम में सारे दोस्त नहीं होते हैं, किसी भी टीम में नहीं होते हैं। और कई बार आपकी दिल्ली टीम में कौन है आपका दोस्त? वीरेंद्र सहवाग? वीरू को भी मैं दोस्त नहीं कहूंगा, इतना टाइम नहीं स्पेंड किया। आशीष नेहरा में भी कोई एक क्रिकेटर है जो आपका दोस्त है? आशु इज अ फ्रेंड, आशीष नेहरा इज अ फ्रेंड। बाकी एक दिल्ली के लिए खेले तो एक नेगी करके हमारा लड़का है जो अभी गुजरात टाइटंस का कोच है, ही वाज अ फ्रेंड, ही इज अ फ्रेंड। मिथुन मनास फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। पर उसके बाद क्या, आप बड़े होते हो फिर, आई मीन यू स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट, आई थिंक लाइफ हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, तो बट वी आर फ्रेंड्स। And Mithun played his cards well. आई डोंट नो कार्ड्स यार, आई डोंट नो कि क्या है उसके पीछे की, ये सवाल मेरे से बहुत लोग पूछते हैं, मेरी वाइफ भी पूछती है, अच्छा आकाश ये हुआ कैसे? आई डोंट नो। आज आप बता ही दीजिए भाई साहब। स्वेयर टू गॉड नहीं पता। अरे इतना कमेंट्री करते हैं तो कुछ तो पता होगा। मैं ये बता सकता हूँ कि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं, और कैसे बन गए? मैं आपको आई थिंक इलेक्शन हुआ होगा और उसके अंदर वो जीत गए होंगे, और सर्वसम्मति से बने हैं, क्योंकि इलेक्शन कब से होने लगा बीसीसीआई में? नहीं, कुछ तो होता होगा, आई एम श्योर एजीएम वेजीएम में कोई तो बनाते होंगे। कुछ तो होता है, नए लोग आते हैं, पुराने जाते हैं, एक राजीव शुक्ला बने रहते हैं, सो ही इज कांस्टेंट, रेस्ट ऑफ द पीपल आर वेरिएबल। कुछ तो होता है। नहीं, आई हैव गॉट नो आइडिया ऑनेस्टली, आई स्वेयर टू गॉड, हैंड ऑन हार्ट। पर वही है, मतलब कई बार अगेन मैं अपने लिविंग रूम में बैठ के भी अक्षय के साथ भी कई बार यही बात करता हूँ कि वो क्रिकेट को जैसे कौन चलाता है बीसीसीआई? अमित शाह के बेटे जय शाह? सी बीसीसीआई आई थिंक ये वो डेमोक्रेटिक आपका एक्चुअली तो 27 जितनी भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स मिलकर ही चलाती हैं, क्योंकि इसमें इवेंचुअली मेजॉरिटी पे ही चलती होगी, आज तक हमेशा से वैसे ही होता आया होगा। इवेंचुअली उस मेजॉरिटी को इन्फ्लुएंस भी तो किया जाता है, इसीलिए तो कभी डालमिया लॉबी, कभी श्रीनिवासन लॉबी, कभी शरद पवार लॉबी, और अब रूलिंग पार्टी की लॉबी, जो वो चाहते हैं वो हो जाता है। सी अगेन ये जहाँ पे भी, मेरे ख्याल से जहाँ पे भी इलेक्शन होता होगा, ये किसी भी स्फीयर में जहाँ पे भी इलेक्शन होता होगा, तो वहाँ पर वहाँ पे गुट तो ज़रूर होते होंगे, हर जगह ही होते होंगे जहाँ पे भी इलेक्शन होता है। आप यू ट्राई एंड गेट योर मेजॉरिटी समहाउ, तो वो मेजॉरिटी प्राप्त करने के लिए जिसको भी जो भी करना होता होगा, चाहे जितने आपने नाम लिए, उन सब ने अपने समय पे वो काम किया होगा कि भाई मुझे ये 17 अपनी एसोसिएशंस चाहिए, सो दैट आई बिकम द सेक्रेटरी, और मेरी जो है ये वाली लॉबी जो है ये पावर में आए। तो आई थिंक वो हर जगह होता होगा, ये इट इज़ नॉट लिमिटेड टू क्रिकेट और एनीवेयर एल्स। आई मीन हाँ, जहाँ भी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, पुश एंड प्लग हैं, पॉलिटिशियंस नहीं भी होंगे, सी आपको मैं तो उस दृष्टिकोण से देख रहा हूँ कि अगर आर दे टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द गेम और आर दे कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि आप लाए एक्चुअली इनको इसलिए थे क्योंकि क्रिकेट को वो चाहिए थे, नहीं तो आप लाते नहीं। ये शुरुआत में जब थी, तो जब आप शुरुआत के अंदर तो आपके पास ये भी इतने भी पैसे नहीं थे कि आप वो रिलायंस कप जब हुआ था तो आप रिलायंस कप इसलिए नाम रखा गया था क्योंकि ट्रॉफी खरीदने के तो पैसे नहीं थे ना, और वो आप लेकर भी इसलिए आए थे क्योंकि जब आपके एनकेपी सालवे साहब शायद वहाँ गए थे इंग्लैंड और उनको टिकट्स नहीं मिली थी बैठने के लिए कि तो अब हमें भी कराना है, लेकिन कराने के तो आ गया, पर हाउ डू यू मैनेज परमिशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मनी, कहाँ से एकत्रित करेंगे। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है आई कैन शेयर दैट, उसके अलावा आई मीन उतनी नॉलेज शायद नहीं होगी। अरुण जेटली जी को मैंने बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा है, दिल्ली क्रिकेट के अंदर इन्वेस्टेड देखा है, और उनके साथ मेरी काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई है। और उसके अंदर अंडर 16 के अंदर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो थोड़ी बैटिंग भी करता है, उसके नाम से उसको बुलाना, कि मैंने अरुण जेटली जी के अंदर देखा है दैट काइंड ऑफ पैशन। और सिंगल हैंडेडली खड़े थे कि ये फिरोशा कोटला को ना अच्छा स्टेडियम बनाना है, उसके अंदर पैसे रेज करने हैं, कॉर्पोरेट्स को लाना है। आई थिंक यू नीड पीपल हु कैन एक्चुअली डू दैट, नेटवर्क्स एंड नहीं तो नहीं हो पाता है पावर स्ट्रक्चर तो में वो से। उसके बाद क्रिकेट ठीक तरीके से चलनी चाहिए। एक दिन एक्चुअली मैं तो ये दिस इज़ वेरी वेरी पर्सनल इंसिडेंट, जहाँ पे कोई सिलेक्शन का कुछ था जहाँ पे मैं कप्तान था, मैंने कहा सर मैं खुश नहीं हूँ, मैं कप्तानी छोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं करनी कप्तानी। कह रहे रुको मैं तुमसे बात करता हूँ। तो वो इलेक्शन रैली पे जा रहे थे, अब उनकी इलेक्शन रैली थी दिल्ली के अंदर, कोई तो इलेक्शंस रहे होंगे, तो वो कहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश में कहीं रहते थे, उनको जाना था कहीं
आई थिंक नारायणा के पास, नहीं सॉरी, आज़ादपुर के पास कहीं। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ रहते हो? अच्छा तुम वहाँ रहते हो, ओके, तुम ना मुझे रिंग रोड पे मिलो। तो जी रिंग रोड पे मैं गाड़ी खड़ी करके वेट करा उनका मैंने, क्योंकि मैं बिल्कुल था कि मेरे को कप्तान नहीं बनना। मैं कमेटी, सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में गया था, वहाँ मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा ये, और ये सिलेक्शन से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो उनका पूरा वो काफिला आता है, फिर वो उतरते हैं, वो मेरी गाड़ी में बैठते हैं, साथ में वो बैठे हुए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कह रहे अच्छा मुझे वहाँ तक ले चलो, फिर वहाँ पे हम आपस में बात करते हुए चलते हैं। तो फिर उन्होंने समझाया कि देखो ऐसा है, तुम इससे खुश नहीं हो, इसको मत खिलाना, इसका ये होगा, ये वट जो भी उनको करना था। एंड आई डिडंट रिजाइन। मैंने कहा नहीं ठीक है, आई मीन अरुण जेटली जी सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड ट्राइंग टू टॉक टू मी कि अच्छा ये हुआ है, ये डायनामिक्स थे, तो इसके अंदर आई विल स्पीक टू द सेलेक्टर्स, या फिर जो वहाँ पे कन्वीनर थे मैं उनसे बात करूँगा, पर अब ये हो चुका है, ये अखबार में आ गए, हमने साइन कर दिए हैं, तो दैट वोंट चेंज। पर तुम इसको खिलाना मत, डोंट वरी, तुम इससे खुश नहीं हो, इसको 11 में मत खिलाना, कोई बात नहीं थे आकाश चोपड़ा। कोई एक लड़का था जिसका नाम आ गया था, क्योंकि मेरा तो सिर्फ उसमें पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन नाम किसी का नहीं लेना चाहिए, किड डजंट इवन प्ले क्रिकेट एनीमोर। तो मेरा पॉइंट उस समय यही था कि जिसने भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है पिछले साल अंडर 19 के लिए, अंडर 25 के लिए, जो भी पिछला था उसको आप रख लीजिए। पर कुछ सेलेक्टर्स का था कि नहीं हमें यही लड़का चाहिए, एंड आई वाज नॉट ओके विद इट, कि नहीं मुझे वो तो नहीं चाहिए, एंड आई फेल्ट आई पेड द प्राइस फॉर इट। अगले साल जब इवेंचुअली आई गॉट आउस्टेड, तो वो थोड़ा सा कहीं पावर्स टू बी के थी उसके जहन में कि आकाश वॉज अपोजिंग दिस गाय, चलो कोई बात नहीं, समय आएगा। तो समय नेक्स्ट ईयर आ गया था इन अ सेंस, पर जेटली जी वॉज वेरी इन्वेस्टेड, एक्सट्रीमली इन्वेस्टेड। इंटरेस्टिंग। हाय आकाश, मेरा सवाल जो है वो आपके कुलदीप को दिए हुए जवाब से आता है। उन्होंने एक सवाल पूछा था, तो आपने ये जवाब दिया था कि हमें टीम इंडिया को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम बनाना है, नंबर 1 टीम बनाना है। फर्स्टली, डज दिस इंक्लूड विमेंस टीम ऑल्सो? बिकॉज ये सवाल इसलिए क्योंकि हम इतने ओपनली या इतना बोस्ट नहीं करते हैं इन स्पाइट ऑफ विनिंग, बिकमिंग अ चैम्पियन। कब इस चीज़ पे भी फुल स्टॉप लगेगा कि भाई आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको उनका रिकॉग्निशन, ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो ट्रेनिंग तो इक्वली कर रही हैं एज कंपेयर टू मेंस टीम। करेक्ट। ठीक है, ये बात अलग है कि उनके फिजिकल जो ये है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की बात कर लीजिए, ये एडेड प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, तो उनको बार बार ये चीज़ क्यों प्रूव करने की ज़रूरत होती है, क्यों ये बात करनी पड़ती है उनको ही कि नहीं भाई हमको रिकॉग्नाइज करो? डोंट यू थिंक दिस शुड कम फ्रॉम द वेरी टॉप, चाहे वो ICC हो या BCCI हो? आपकी पे पैरिटी की भी बात कर लीजिए कि मैच फीस अगर सेम है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल फीसेस हैं उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं अगर सही कर आई गेस नहीं आप ठीक कह रहे हैं, 90% का डिफरेंस है, बिल्कुल होगा। दे ओनली गेट द 10% व्हाट द मेंस टीम इज गेटिंग। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? ओके, सो 2 चीज़ें, एक तो ये कि वुमेन क्रिकेट इज गोइंग टू एब्सोल्युटली बूम, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो अभी हम वर्ल्ड कप जीते, अगेंस्ट ऑल ऑड्स जीते, और आई थिंक ऑलरेडी इतना सारा काम हो रहा था, इसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो हम यहाँ भी नहीं पहुँचते। आपके पड़ोसी देश हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि 8 मेंबर की अगर क्रिकेट होती है तो वो कौन से स्थान पे होते हैं, तो वो आपको बड़ा क्लियर रिफ्लेक्शन है कि क्या आपकी क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है या आपकी क्रिकेट के ऊपर काम नहीं हो रहा है। सो ये तो बिल्कुल 100% गिवन है कि BCCI, पहले तो BCCI ने विमेंस क्रिकेट को बहुत लेट अपने विंग्स में लिया था, और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वो अलग खेलते थे, तो उधर पैसा भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, सपोर्ट भी नहीं थी। इनफैक्ट मेरे तो क्लब में 2 लड़कियां आके मैं क्रिकेट खेला करती थी, अंजुम हमारे साथ आती थी, झूलन हमारे साथ आके प्रैक्टिस करती थी, और बड़ा मुश्किल था उनके लिए, आई डू गेट इट। पर अब चीज़ें बदल रही हैं और बदलती जाएंगी 100%, और इसमें कमिटमेंट पूरा है BCCI का। सो देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि जितने शैडो टूर्स की अगर आप बात करते हैं ना कि भारतीय टीम को तैयार करना है, आप कैसे कर सकते हैं? तैयार आप कर सकते हैं, आपकी एक तो WBL हो रही है जो बहुत बढ़िया हो रही है, वर्ल्ड क्लास आपकी लीग आपने तैयार की है। उसके बाद जितने मैचेस भारतीय टीम ने अब खेले इस वनडे वर्ल्ड कप से पहले लगातार टीमों के साथ, कि इस टीम के साथ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तो मैचेस ही नहीं होते थे, वो फ्यू एंड फार बिटवीन थे, मैच नहीं खेला करते थे, पर अब वो हो रहा है और होता ही जाएगा। इट विल कंटिन्यू टू गेट बेटर।
सो पे पैरिटी की अगर, क्योंकि वो एक चीज को आपने बात की है, अगेन इट माइट बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, पर सच्चाई ये है कि अगर मेंस क्रिकेट फॉर एग्जांपल, अगर मेंस क्रिकेट से 100 रुपये जनरेट करती है तो उसका शायद 10% आप प्लेयर्स को मिलते हुए देखते हैं, तो 10 रुपये मिलते हैं उनको। विमेन क्रिकेट अगर 10 रुपये जनरेट करती है तो उसमें से 8 रुपये उनको दे दिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली में तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इज इट इनफ? कैन इट गेट बेटर? दोनों का सवाल मैं कहूंगा कि हाँ भाई इससे बेहतर किया जा सकता और होगा। वेट फॉर इट टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन। और माइंडसेट चेंज जो है ना, वो बीसीसीआई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद ही आया वो सो हार्ट ब्रोकन। इंग्लैंड के साथ हम मैच हारे, उसके बाद मीम्स जो थे वो उसमें उनको बेचारों को वो किचन में रखा हुआ था। ऐसे क्या बातें कर रहे हो यार? आई मीन, डू यू डू दिस टू मैन? कि वो हार जाते हैं तो क्या आप उनके साथ ऐसा करते हैं कि साइकिल का पंचर लगाओ? नहीं बोलते ना। तो भाई, तो उनके भाई तुमने ऐसा क्यों उनको आपने किया, पेट कर रहे हैं आप? तो दैट इज अ कॉन्शियसनेस चेंज जो अक्रॉस द बोर्ड पूरे भारतवर्ष में आना चाहिए। तो उसके लिए तो कोई एक मतलब व्यक्ति विशेष के ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते। हम सब कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से छोटी छोटी की टू मेक इट बेटर, टू अवेयर पीपल। भैया बताओ लोगों को कि यू नीड टू बिहेव योरसेल्फ। उस दिन भी मैंने शायद कहा था कि क्रिटिसिज्म इज फाइन, टीम ने अच्छा नहीं किया, दिल तो मेरा भी टूटा यार। तो आई कैन क्रिटिसाइज द परफॉर्मेंस बट आई कांट ट्रोल द प्लेयर्स। आई शुड नॉट ट्रोल द प्लेयर्स एंड दैट्स डाउनराइट रॉन्ग। तो शायद सारे लोग इकट्ठे करेंगे तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो सर, एक सवाल और एक उसके साथ छोटा सा सवाल है। पहले तो मेन चीज़ ये कि पहले जब हर्षा वोगले वगैरह कमेंट्री करते थे तो बहुत बार ऐसा कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रल होते हैं और अपनी कंट्री को उस तरीके से कमेंट्री पैनल में बैठ करके सपोर्ट नहीं करते हैं जैसे करना चाहिए। जब रवि शास्त्री आए तो कहा गया कि बहुत अच्छी तरीके से ये सपोर्ट करते हैं, अगर बगल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स बैठे हैं तो बराबर जवाब देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या एक कमेंटेटर को बायस्ड कभी कभार किसी मोमेंट पर अपनी कंट्री की तरफ होना चाहिए, या ज़रूरी है कि अगर वो कमेंट्री पैनल में बैठा है तो उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए? और एक और साथ में छोटा सा सवाल कि अगर क्रिकेट नहीं तो किसी और स्पोर्ट्स की कमेंट्री करने का आपको मौका मिले तो आप कौन से स्पोर्ट्स की करेंगे? स्वीट। ओके, सो पहला सवाल तो ये देखिए, इंग्लिश कमेंट्री जब आप कर रहे होते हैं आपको ये जानना ज़रूरी है आप किससे बात कर रहे हैं। अगर आप वर्ल्ड ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो यू हैव टू बी न्यूट्रल, क्योंकि यू आर टॉकिंग टू एवरीवन। देन इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, इट इज़ नॉट अबाउट अस वर्सेस देम। तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अस वर्सेस देम का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि इसकी भी आपको एक कहानी बताऊंगा। तो वो न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। यू आर कमेंटेटर, यू नॉट अ चीयर लीडर। और अगर कोई, बट एट द सेम टाइम यू आर इंडियन एट हार्ट। मतलब अगर कोई समबडी इज टेकिंग पॉट शॉट्स एट योर कंट्री और कहे कि तुम्हारी कंट्री खराब है तो यार आई स्टैंड अप, तन फिर न्यूट्रलिटी गई भाड़ में। क्योंकि आई मीन मेरे देश की वो इज्जत का सवाल है, वो फिर उसमें कोई इट्स नॉन नेगोशिएबल। तो वो वर्ल्ड फीड कमेंट्री में कोशिश आप करते यही है कि यू आर न्यूट्रल, यू आर अनबायस्ड एंड इट्स नॉट अस वर्सेस देम। पर जब मैं कमेंट्री कर रहा हूँ और हिंदी में कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग ओनली टू इंडियंस। मैं किसी और से बात ही नहीं कर रहा हूँ। जब मैं सिर्फ बात ही इंडियन से कर रहा हूँ तो मुझे तो वही उनकी बात करनी है, देन आई विल बी बायस्ड। तो वो थोड़ा सा मेरा बायस आपको नजर आएगा कि दैट आई ऑल्सो वॉन्ट इंडिया टू विन। तो वो दैट बायस इज क्वाइट ऑब्वियस। द बायस शुड नॉट कम कि चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी का मैच चल रहा है तो मेरे लिए दोनों टीम्स बराबर, देन आई एम न्यूट्रल, क्योंकि मैं दोनों के फैन से बात कर रहा हूँ। पर जब मैं भारत के मैच को कवर कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं भारतीयों से बात कर रहा हूँ। तो इसे प्लेयर्स बायस्ड भी कभी कभी, मतलब कोई ऐसा प्लेयर जो आपको लगता है चांस मिलना चाहिए उसको नहीं मिल, जैसे प्लेइंग 11 को लेके कुलदीप सर ने बात की थी कि प्लेइंग 11 में आपका अपना कुछ पर्सपेक्टिव हो सकता है, वो पर्सपेक्टिव कमेंट्री पैनल में बैठ कर क्या सही होता है? नहीं, कमेंट्री में नहीं आता है वो। एक्चुअली क्या होता है, वो जो शोज होते हैं ना, प्री मैच, पोस्ट मैच, मिड मैच, उसमें ओपिनियन आती है। कमेंट्री के अंदर या तो डिस्क्रिप्शन आती है थोड़ी देर के लिए, या फिर एक वो प्रिस्क्रिप्टिव कमेंट्री होती है जहां पे आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। और तीसरा जो मेरी जोन में जिसमें मैं खुद बड़े खुशी से रहता हूं है प्रेडिक्टिव जोन, कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
तो आई स्टे इन दैट जोन। पर वहाँ ओपिनियन का उतना मेरी ओपिनियन कुछ भी हो सकती है। 11 हो गई सेलेक्ट, अब उसके बाद वो सांप निकल गया, आप लाठी पीटते जा रहे हो, उसका क्या ही पॉइंट है। बियॉन्ड द पॉइंट इट डज नॉट मेक एनी सेंस। आपके वो जो कहते हैं ना एंजॉयमेंट और आपके एक्सपीरियंस को खराब करूंगा अगर आई कीप टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि मेरा पर्सनल बायस है कि मुझे तो ये लड़का बड़ा अच्छा लगता है, उसको नहीं खिलाया, इन्होंने बहुत गलत किया यार। और जो दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा कौन सा स्पोर्ट्स आई डोंट नो, मैंने कभी किसी दूसरे स्पोर्ट पे कमेंट्री नहीं किया, पर मैं भी PKL यार, कबड्डी इज ब्रिलियंट। तो क्योंकि मैं कॉलर हूँ तो उसमें हाई पॉइंट्स बहुत हैं, उसमें सारा इट्स वेरी वेरी एनर्जेटिक, तो मैं भी कबड्डी देखते हैं आप कबड्डी? हाँ, मौका मिलता है तो कभी ग्राउंड पे भी जाके देखा। इट्स नाइस, आई लाइक। आकाश भाई, आपने बात की थी एंकर रोल अब T20 में नहीं होता है, और अभी T20 वर्ल्ड कप खेलना है, इंडिया में है, तो एक तो एडेड प्रेशर है कि हमें जीतना है, और जो टीम को लेकर के अब लगभग ऐसा दिख रहा है कि टीम डिसाइड हो चुकी है, और उसमें कहीं आपको लगता है कि संजू सैमसन को जो रोल दिया गया था शुरू में, उन्होंने अपने रोल में कोई गलती नहीं की, लेकिन क्योंकि शुभमन गिल को उसमें फिट करना था, वो आए टीम में, और जब भी बात आती है शुभमन गिल की इनिंग्स की या फिर जब वो खेलने की और स्ट्राइक रेट की जब बात आती है, तो बोलते हैं कि हमारे पास एक एंकर प्लेयर होना चाहिए, ये बात आती है। तो आपके हिसाब से क्या मतलब संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए? क्योंकि जितेश शर्मा, अगर मिडिल ऑर्डर की बात होगी तो हमेशा जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर में बेटर प्लेयर ही आपको नज़र आएंगे, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है संजू सैमसन का थोड़ा गलत हुआ है? नहीं, बिल्कुल थोड़ा गलत नहीं, ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि जो उनको काम दिया गया तो उन्होंने बड़े अच्छे से किया। 38 का उनका औसत है, 180-85 की उनकी स्ट्राइक रेट है, उसमें 3 शतक भी हैं, तो ही इज़ वेल विद इन हिज राइट्स टू फील किया मेरे साथ तो गलती हो रहा है। पर एंकर चाहिए नहीं चाहिए, अगर मैं सिर्फ एक चीज़ जो वो उम्र सिखाती हुई है कि मेरा एक पर्सपेक्टिव है, अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा ये क्यों ऐसा हो रहा होगा, इसको भी थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, भी क्यों खिला रहे हैं शुभमन गिल को। तो फिर मैं थोड़ा सा डिगिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ यार पिछला वर्ल्ड कप, उससे पिछला वर्ल्ड कप, अभी खत्म हुआ एशिया कप, मल्टीनेशन टूर्नामेंट जब हम देखते हैं पिछले 3 बड़े उठाकर T20 फॉर्मेट में 200 रन बने कितनी बार हैं? हमें छोड़ दो, सबको उठा लो, सारे स्कोर्स निकाल लो, आप कहोगे हैंडफुल ऑफ टाइम्स है जहां पे किसी ने 200 बनाए हैं। तो जब 200 रन बनने ही नहीं है, जब आप मल्टीनेशन टूर्नामेंट में जाते हैं, वर्ल्ड कप में जाते हैं, तो सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि सबको डर लगता है आउट होने, सबको लगता है कि थोड़ा सा संभल के खेलो, कॉशियस होना है। तो उसमें फिर आपको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे प्लेयर की जो एंकर मतलब 125 के स्ट्राइक रेट पे नहीं चलता, वो भी 140-45 पे तो चलता ही है। अगर वो 125 पे चल रहा होता तो फिर तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी होती कि भैया ये तो गलती कर रहे हो यार। अगर वो 150 के इर्द गिर्द रहता है, ऑफकोर्स 185 और 210 पे नहीं जाएगा। पर भारतीय टीम ये सोच रही है कि जिस दिन मैच फंसा, जैसे विराट कोहली ने हमें वो बारबेडोस में जितवाया था ना फाइनल रन बना के, सारे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया था, लेकिन जहां फंस गए 35 पे 3 हो गए, वो कोहली याद आया था यार। तो मे बी अगर कहीं फंस गए तो शुभमन गिल हमारा वो साथ दे जाएगा, जहां पर सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं, ये थोड़ा सा संभल के खेलने वाला लड़का शायद हमें चाहिए होगा। आई थिंक दैट्स व्हाट इंडियन टीम इज ट्राइंग टू डू। और सर एक चीज़ बस इसी में जो आपने बताया कि जैसे स्ट्राइक रेट और 200 रन कितने बार बने, तो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बारबाडोस में हमने देखा था पिच वहाँ पे वैसी नहीं थी, या फिर हमने दुबई में देखा था वहाँ पे बहुत स्लोअर साइड थी पिच, वहाँ 200 रन बनने उतने पॉसिबल नहीं थे। लेकिन जब इंडिया में मैचेस होंगे, हमने देखा है वर्ल्ड कप में 2023 वर्ल्ड कप में 300 रन से ज़्यादा बनते हुए और अच्छे स्कोर्स बनते हुए, उस लिहाज से मुझे लगता है कि क्या आपको वो नहीं लगता कि हमें ये भी देखना है कि मैचेस कहाँ पे हैं। तो इंडिया में मैचेस हैं और हम यहाँ पे जानते हैं कि किस तरह से, और जितने आप रिकॉर्ड्स देखो तो संजू सैमसन ने ज़्यादा मैचेस यहाँ खेले हैं जो उनके अच्छे रन्स है, जिसमें 200 से ज़्यादा स्कोर बने हैं, उसमें संजू अभिषेक ने यहाँ पे ओपन किया और पूरी टीम पे असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन के ऊपर नहीं खेलने से, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो अभिषेक पर भी दिखता है कि जैसे ही अगर स्ट्राइक रेट वो होता है तो अभिषेक भी हर बॉल पे मूव करने लगते हैं, या फिर मुझे लगता है कि ओवरऑल पूरा, और हम ये बात भी करने लगे हैं कि हमें ओपनर्स पता है, इसके नीचे कोई ऑर्डर नहीं होता, तो ये भी चीज़ एक आती है। तो आपके लिहाज से ये चीज़ें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं बस एक चीज़ को छुपाने के लिए हो रही है, या फिर मतलब वो सेटल करने के लिए आपको लगता है कि वो काम करने वाला है? आई मीन ये समय बताएगा कि काम करेगा या नहीं करेगा। हालांकि आई थिंक संजू के अगेंस्ट जो बात चली गई एक छोटी सी, वो ये थी कि 5 मैच की घर की श्रृंखला थी इंग्लैंड के सामने, जिसमें 5 की 5 बार वो शॉर्ट बॉल डली, बाउंसर थी, बाउंसर पे एक ही तरीके से आउट हो गए 5 में से 5 बार। मतलब एंड में तो खुद को आंखें मल के देखना पड़ रहा था कि ये एक बार और हो गया है, ऐसे एक तरीके से तो कोई 5 बार आउट नहीं होता यार। तो आई थिंक दैट वेंट अगेंस्ट हिम, कि आपको ये लग रहा है कि यार
अगर ऐसा है और ये बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बदल रहे हैं, इनका चाल यही रहने वाली है, तो मे बी हमें शायद दूसरी तरफ देखना होगा। हालांकि मेरी चॉइस तो उसमें भी यशस्वी थे पर्सनली, कि भाई यशस्वी को पहले मौका मिलना चाहिए था, वो 2024 के वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा भी थे। सो आई गेट दैट, पर भारतीय टीम अगर सोच रही है कि हमें 2026 के बाद अगला कप्तान भी शुभमन ही चाहिए, अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स अगर एक कप्तान मिल जाए तो बहुत बेहतर है, जैसे कोहली हुआ करते थे, जैसे रोहित रहे हैं, तो उस दृष्टिकोण से चल रहे हैं। तो हो सकता है कि होता है कि वो गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो इस समय जो पिसता है उसकी प्रॉब्लम होती है। आई डू अग्री, मेरे को पता है कैसा फील होता है, पर अल्टीमेटली रोटी बनाने के लिए गेहूं चाहिए रहती है, तो वो गेहूं के आटे का बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं। आई रियली होप कि अच्छी बना पाए अंत में। थैंक यू। सर मेरा सवाल ये है कि इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सबसे अच्छा सिंगर है, किसकी बॉलीवुड गानों के प्रति दीवानगी ज़्यादा है? आपके सीनियर हैं और संजय मांजरेकर, उनका कैसेट आया था, उसके बाद आपके ओपनिंग पार्टनर है वीरेंद्र सहवाग, उनका बस चले तो वो मैदान में ज़ोर ज़ोर से गाने लगे, और आपके रूम पार्टनर रहे महेंद्र सिंह धोनी, उनको भी हमने गुनगुनाते देखा है। तो हिंदी गानों के को लेकर दीवानगी किसकी सबसे ज़्यादा? आई थिंक इसमें किशोर कुमार के बहुत बड़े दीवाने हैं संजय मांजरेकर जी, और वो गाते भी अच्छा है, वो रियाज भी करते हैं एक्चुअली, तो उनसे बेहतर तो कोई नहीं गाता होगा। हालांकि इस टीम में मुझे आइडिया नहीं है कि कौन गाता है कौन नहीं गाता, लेट्स बी ऑनेस्ट, पर उनसे बेहतर कोई नहीं गाता होगा। वीरेंद्र सहवाग गाते थे, पर वीरेंद्र सहवाग का गाना सिर्फ वीरेंद्र सहवाग ही सुन सकते हैं, उनके तो वो उनका गाने का अंदाज वैसा ही था। MS को मैंने गाते हुए नहीं देखा, मैंने बोलते हुए इतना कम सुना उसको, तो क्या गाते हैं वो ऐड में एक आधी बार हमने देख लिया कि वो कोयल कूकी बाग में और व्हाटएवर, पर ओके हाँ वो ऐसे ही कुछ था ना। तो आई डोंट नो ऑनेस्टली ये कौन गा रहा है कौन नहीं गा रहा, पर आजकल सब गाने चलाते हैं, सुनते हैं। विराट कोहली बड़े गाने सुनने में विश्वास रखते हैं, विराट एक्चुअली इमिटेट बड़ा अच्छा करते थे लोगों को। आई डोंट नो अब फाइनली क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, आई डोंट नो, पर पहले करता था, अब आई डोंट नो। शुक्रिया। How was he in the dressing room when you spotted him for the first time? Very nice actually. He was aggressive. You knew कि ये लड़ाई के लिए तैयार है, मतलब नॉट दिस एग्रेसिव कि दैट कि अपने से लड़ पड़ेगा, पर उसको ये उसको देख के था कि पैशनेट है, बहुत मेहनती है, और जहाँ पे 100% वहाँ पे अपने देने की कोशिश करेगा, और बहुत कॉन्फिडेंट है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं अच्छा करूँगा। मेजर क्वालिटीज़, और उतना मतलब फिटनेस का ये जो 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 पैशन एकदम से वो जुनून चढ़ा है वो बाद में हुआ है, उतना नहीं था पहले, पर था। टू लुक गुड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये और शिखर बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे साथ में, क्योंकि वेस्ट दिल्ली से भी आते थे, तो सेम जगह जिम में जाना, सेम गाड़ी में सुबह आना, फिर टैटू बनवाना, फिर बालों के अंदर थोड़ा स्पाइक लगाना, तो ये दोनों साथ में मोमोज खाना, तो इनका साथ में बहुत था क्योंकि उस जगह से आते थे। पर You had any major disagreement, any tough time with him? not really, not as such. कि एक जनरेशनल स्विच तो है ही एक थोड़ा। सी खेलते हुए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो तो जब खेल रहे थे मैं कप्तानी भी कर रहा था, वो छोटा ही था इनफैक्ट, उस समय तो बेचारे खेलने की जगह उतनी नहीं बनती थी जो बननी चाहिए थी, क्योंकि हमारी टीम बड़ी तगड़ी थी। हमारे पास थे वीरेंद्र सहवाग को भी ओपन करने का मौका नहीं मिलता था, तो मैं और गौतम ओपन करते थे, कभी कभी शिखर धवन 3 पे होते थे, वरना शिखर धवन ड्रॉप, फिर वीरू 4 पे आना पड़ता था उनको, फिर मिथुन, फिर रजत, तो हमारे पास तो जगह ही नहीं होती थी। तो ऐसे में तो ऑल्टरनेट करते थे हम कि एक मैच तुम खेल लो, एक मैच उसको खिला लो यार, क्योंकि यू कांट बी फेयर टू एवरीवन, पर आई मीन क्या कर सकते हैं, क्योंकि टीम इतनी अच्छी थी दिल्ली की उस समय, तो कोई ऐसा कोई ऑन फील्ड ऑल्टरकेशन नॉट एट ऑल, नथिंग। नहीं, कभी ऐसा होता है कि कमेंट्री में कुछ बोल दिया, किसी के लिए क्रिटिकल है और वो बुरा मान गए? मान जाते हैं, पहले मान जाया करते थे, अभी मानते होंगे आई एम श्योर, पर पहले अगेन वो फिर ना उम्र सिखाती है कि आपको समझ में आता है कि हाँ यार ये हो सकता है। ऐसी 2 चीज़ें थी, एक तो ये कि पहले जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं मोर्चे पे आया हूँ, तो मेरा काम है सच देखना और सच बोलना, पर सच बोलने के भी तरीके होते हैं। ये मैंने बाद में सीखा कि सच बोल सकते हैं आप, बिल्कुल सच बोलिए, पर सच को किसी को थप्पड़ ही मारना तो ज़रूरी नहीं है ना, उसको प्यार से भी बोला जा सकता है। ये बात आपने वेंकटेश प्रसाद को बोली? ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरी सिर्फ उनके साथ एक ही बड़ी एक गुजारिश थी कि यार हमारी एक बिरादरी की एक रिस्पेक्ट मुझे लगता होनी चाहिए जनरली, क्योंकि ये छोटा सा क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है, और जो चीज़ जो मुझे उस समय अर्क की कि यार ऐसा मत कर भाई, मतलब वो ये थी कि उन्होंने बोलना शुरू किया था कि अच्छा KL राहुल के बारे में कुछ बोलना शुरू किया, ओके
आपको अच्छा नहीं लगता आप बोल सकते हैं, इसमें ऑब्वियस ही बात है। पर इट स्टार्ट गेटिंग अ लिटिल पर्सनल। अब देख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, पर्सनल है, कोई बात नहीं, वो भी अगेन तुम्हारे दोनों के बीच में मैं क्या करूं, आपस में लड़ना लड़ो यार, कुछ होगी तुम्हारी हिस्ट्री। पर उसके बाद जहां मैं एक्चुअली इन्वॉल्व हुआ, गलती नहीं होना चाहिए, आई मीन हु केयर्स इन द एंड, तो वो ये था कि टेस्ट मैच चल रहा था दिल्ली में, ये पहली इनिंग्स में आउट हुआ था, दूसरी इनिंग्स अभी आई नहीं थी, टाइट टेस्ट मैच है, मतलब अच्छा कॉन्टेस्टेड टेस्ट मैच है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ था शायद। वो आउट होते फिर उन्होंने ट्वीट करना शुरू किया कि ये देखो एक बार फिर आउट हो गए, इनको खिलाते क्यों है, ये खिलाएंगे तो अगले में क्या होगा। तो मैंने कहा वेंकी भाई हम एक ही टीम के हैं सारे, दूसरी इनिंग तो आने दो कम से कम, बिकॉज आई हैड फेल्ट इट यार, एज अ प्लेयर आई फेल्ट इट, एंड आई विल टेल यू कि जब ना मैं ये था लाहौर का टेस्ट मैच, लाहौर के टेस्ट मैच के अंदर पहली इनिंग्स में मैं आउट होता हूँ, ग्रीन टॉप पे हमने पहले बैटिंग की, मैं आउट हो गया। पिछले मैच में वीरू के साथ मेरी अच्छी लंबी पार्टनरशिप थी मुल्तान में, पर वो मैच सौरभ नहीं खेल रहे थे दूसरा मैच, और सौरभ गए हुए थे वहाँ पे, यूवी ने 100 बना दिया, यूवी ने 100 बनाया, मैं भी आउट, वीरू आउट, राहुल आउट, लक्ष्मण आउट, सब सचिन आउट, सब हो चुके थे। तो सौरभ दादा जो थे वो थे एक कोलकाता में अपने कुछ इलाज के लिए गए हुए थे। तो उनसे किसी जर्नलिस्ट ने उस समय पूछा था कि अब अगले मैच में कौन खेलेगा, एक इनिंग हुई थी सिर्फ, इन्होंने कहा अगले मैच में तो युवराज तो खेलेंगे, तो आकाश तो नहीं होंगे। और मैं अपने आप से ये सवाल उस समय पूछ रहा था, यार मेरी दूसरी इनिंग तो आई नहीं अभी, व्हाट इफ आई स्कोर अ सेंचुरी। पर ये वर्डिक्ट कैसे पास हो गया बिफोर मी एक्चुअली फेलिंग इन द सेकंड इनिंग्स, एंड आई फेल्ट लाइक दैट कि यार अभी केएल राहुल किस टीम के लिए खेलता है, वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अगर खेल रहा है और आप उसको गाली देना चाहते हो, गो अहेड एंड डू व्हाटएवर, आई मीन व्हाई शुड आई बॉदर। लेकिन अगर वो भारत के लिए खेल रहा है, वो आपकी टीम को जिताने की कोशिश कर रहा है, खराब समय से गुजर रहा है, पर दूसरी इनिंग तो आने दो यार, आउट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, आई मीन पर खेलने तो दो। सो दैट स्टार्टेड इट, पर थोड़ा ज़्यादा एस्केलेट हो गई, क्योंकि केएल राहुल के अगेंस्ट में मुझे नहीं आइडिया था कि सोशल मीडिया में इतना वो था कि एक वो फटने को ज्वालामुखी तैयार था, फेवरेट बॉय था, उनका पंचिंग बैग था। सो जस्ट वेंट ऑन, बिकेम अ लिटिल अगली, कि पर्सनल भी चीज़ें, वो एडिटेड चीज़ें, इट वाज लाइक ओह गॉड ऐसा मत करो यार। पर हाउ इज इट प्लेइंग इन पाकिस्तान? नाउ यू मेंशनड इट, इट वाज आउटस्टैंडिंग एक्चुअली। वो साल अलग था, वो बात भी अलग थी कि 2004 था डिफरेंट, क्योंकि पाकिस्तान जाना इन इट सेल्फ वाज कि अरे पाकिस्तान जाएंगे, थोड़े सर्कमस्केप भी थे कि हम कि जाना भी चाहिए यार, कि ऑस्ट्रेलिया में चर्चा शुरू हुई थी कि वी हैव टू गो, बट शुड वी गो, सरकार तो भेज रही है पर जाना चाहिए क्या। पर इवेंचुअली जाते हैं, पहले वनडे टूर्नामेंट होता है, सीरीज़ होती है, उसके बाद टेस्ट के लिए मैं बाद में गया। तो पहले दिन से एक्चुअली मुल्तान में लैंड किए थे, पहले लैंड एक्चुअली हम गए थे लाहौर में हमें अराइवल की जगह डिपार्चर से निकाल के ले गए थे। तो रियलाइज़ हुआ कि भैया कोई अलग जगह पे आए हो तुम, क्योंकि जो लोग आए थे मिलने के लिए वो तो अराइवल पे खड़े थे, तुम्हारी एक विस्क करके साइड से ले गए या कहीं से, फिर आप मुल्तान पहुंच जाते हैं। पर प्यार बहुत मिला उस टाइम पे, वहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट थी। आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ गुडविल, आई मीन जस्ट बॉर्न होमी ऑफ सॉर्ट्स, वेयर नॉर्मल जनता जो थी वो बहुत एक्साइटेड थी कि टू सी अस, कि अभी हम वहाँ पहुँचे हैं, खेलने आए हैं। अभी कैसे होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है, हमने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक देखे हैं, क्रिकेट की फील्ड में भी अब वो चीज़ आ गई है, हैंडशेक होगा नहीं होगा, कौन क्या जेस्चर बना रहा है। हाउ इज इट इन द कमेंट्री बॉक्स? हैव यू शेयर्ड कमेंट्री बॉक्स विद एनी ऑफ द पाकिस्तानी प्लेयर्स? यस आई हैव। वसीम अकरम, वकार, शोएब, आई एम नॉट रिसेंटली, ऑब्वियसली सिंदूर के बाद नहीं, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हम साथ में काम कर रहे थे, उस समय ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। चैंपियंस ट्रॉफी मार्च में हुई थी, तो मार्च में एज सच कोई तनाव उस समय नहीं था। 22 अप्रैल के बाद ये सब उसके बाद ही शुरू हुआ है। तो उस समय तो बिल्कुल म्यूचुअल रिस्पेक्ट, और एक चीज़ जो आपको कॉन्स्टेंटली एहसास होती है एज एन इंडियन, कि वो द पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दे एक्नॉलेज, दे अप्रिशिएट कि इंडियन क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है, और वो उनकी सबकी बातों में सुनाई देता है, वो दिखाई देता है, बॉडी लैंग्वेज में उनको पता चलता है कि
मतलब बोलना होता है तो बोलते हैं कि पाकिस्तान यहाँ से जीतने वाला है या कुछ होगा, ऐसा हम करेंगे तो वैसा हो जाएगा, पर यू नो डीप डाउन कि उनको पता है कि यार अगर कोहली बैटिंग करने लग गया, रोहित वैसा खेल गया, हार्दिक बाद में आएगा, नहीं हो पाएगा, बुमराह को कौन खेलेगा। कोई मैच नहीं है अभी, नहीं है कोई मैच, तो वो अभी वी वेट फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया, हमारे लिए अभी वो ऑफ कोर्स आई मीन एज अ कंट्री ऑल्सो आप कहाँ ही बात करते हैं, आप पाकिस्तान के बारे में बात ही तब करते हैं जब कोई आपकी आंख में उंगली डालता है, वरना पाकिस्तान इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर रेगुलर डिस्कोर्स, है ही नहीं। और वो उनका आई स्टिल फील कि उनके लिए अभी भी हम बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कोर्स का हिस्सा हैं कि भारत क्या कर रहा है, भारत से बेहतर एंड व्हाटएवर, हम चांद और मार्स की बात कर रहे हैं, वो भारत की बात कर रहे हैं आज भी। सो आई थिंक कंट्री कहाँ पर है इसका एक रिफ्लेक्शन है कि क्रिकेट कहाँ पर है। जी मेरा छोटा 3 सवाल है सर। जी। एक तो हर्षित राणा क्या आपके हिसाब से ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं? जी। दूसरा अभिमन्यु ईश्वरन को जितने बिना मौका दिए ड्रॉप कर दिया गया, तो क्या उनके साथ गलत हो रहा है? और तीसरा मोहम्मद शमी का क्या फ्यूचर आगे अब देखते हैं इंडियन टीम में? बहुत बढ़िया, तीनों ये अच्छी शॉट्स बन जाएंगे। पहला आपका सवाल था हर्षित राणा, ओके। सी हर्षित राणा क्या 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं? जब तक तीनों में अच्छा नहीं करेंगे तब तक तो कहना इम्पॉसिबल है कि नहीं है। सी फास्ट बॉलर के पास एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि फास्ट बॉलर के फॉर्मेट्स आप डिसाइड नहीं करते हैं अमूमन, वो आप सिर्फ फास्ट बॉलर होते हैं, आप तीनों फॉर्मेट खेल लेते हैं। ये आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से भी आपको यही देखने को मिल रहा है कि फास्ट बॉलर का ऐसा सच नहीं है कि यार ये इसी फॉर्मेट का बॉलर है, दूसरे में अच्छी बॉलिंग नहीं करता। तो आपको मौके मिलते हैं क्योंकि लोग भी बहुत कम हैं। और हर्षित को मुझे ऐसा लगता है कि अगर मौके देने हैं तो लगातार 5-7 मौके दीजिए, ताकि या तो वो सक्सीड कर जाएंगे या वो फेल कर जाएंगे, फिर वो इस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा नहीं होंगे जो इस समय जनरल कॉन्वर्जेशन का हिस्सा है, विच इज सैड फॉर हिम कि आप क्यों ही आप खुद को सेलेक्ट तो नहीं करते हैं। कोई कर रहा है सेलेक्ट, कोई खिला रहा है, गाली मैं खा रहा हूँ। आई मीन क्या ही पॉइंट है। तो हर्षित के लिए तो समटाइम्स यू फील कि बेचारा आई मीन इंडिया के लिए खेलने की बहुत खुशी होती है, पर वो तो ये भी सोचता होगा कि यार मुझे क्यों गाली दे रहे हो यार, मैंने तो अभी 30 रन बनाए भी थे, मैंने तो देखो सिडनी में 4 विकेट लिए थे ना, तो यार उसकी बात कर लो, बाकी सब 4 लेते हैं तो 4 विकेट की बात करते हो, मेरी अगर 4 विकेट होती है तो आप बात करते हो कि ये कि यार ऑल फॉर्मेट प्लेयर है क्या। सो दैट इज द क्वेश्चन। दूसरा अभिमन्यु ईश्वरन के साथ थोड़ा सा गलत तो हो रहा है। अब ये भी ना किस्मत का बड़ा ये खेल है, और क्योंकि ये वेंकटेश प्रसाद वाली बात याद आई थी, यहाँ पे बात आई, चर्चा हुई, तो उस समय जब रोहित शर्मा को ओपन के लिए कहा गया था विशाखापट्टनम में, या ये विराट कोहली कप्तान थे, रवि शास्त्री कोच थे, तो उस समय तक वो मिडिल ऑर्डर बैटर थे और उतने सक्सेसफुल टेस्ट क्रिकेटर नहीं थे। तो उस समय मैं अपने यूट्यूब पे एक्चुअली वीडियो बना रहा था, तो किसी ने मेरा सवाल पूछा था, तो करते हैं वो आस्क आकाश या आपकी वाणी करके, तो उस सवाल के जवाब में मैंने कहा था देखिए जी ऐसा है कि आपके घर पे अगर पानी नहीं आता तो आप प्लम्बर को बुलाते हो, आपके घर पे लाइट नहीं आती आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, अगर आपका ओपनर अगर आपका खराब कर रहा है, कोई बाहर जा रहा है, तो जो डोमेस्टिक में ओपन अच्छी कर रहा है उसको बुला लो यार। तो उस दिन उस पूरे जवाब में था कि अगर आज हमने अभिमन्यु ईश्वरन और प्रियंक पांचाल को मौका नहीं दिया, आई डोंट नो द फ्यूचर, पर ये हो सकता है इनको कभी मौका मिलेगा ही नहीं। एक लड़का तो रिटायर हो चुका है, प्रियंक पांचाल रिटायर हो चुके हैं, उनको कभी मौका नहीं मिला। अभिमन्यु ईश्वरन को तब मौका मिल सकता था, तब उनको मौका नहीं मिला। अब जब मौका मिलने की बारी आ रही है, बहुत करीब पहुंच रहे, जगह नहीं है यार, अब जगह नहीं है, किसकी जगह खिलाएं? यशस्वी को बाहर बिठाएं या केएल राहुल को बाहर बिठाएं? अब भी तो रोहित शर्मा रिटायर हुए हैं, ही इज एन ओपनर, क्या करोगे? अनफॉर्चुनेट है, पर दिस इज द रियलिटी। अब मोहम्मद शामी की कहानी है कि अगर तो अगेन क्योंकि फास्ट बॉलिंग का जो टोटल क्लैन है वो बहुत छोटी है, 5-7 आप 8वां बॉलर नहीं गिन पाएंगे। अगर गिनने लगे ना, बुमराह, सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, खत्म है ही नहीं, मेरे पास नाम ही नहीं है, मैं किसका नाम शेयर करूं आपके साथ। तो ऐसे में अगर आप अच्छा करते जाएंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। पर अगर आज आपने शमी को सेलेक्ट कर लिया तो आकाशदीप के तो फिर उसने क्या गलती की थी? उसने तो बर्मिंघम टेस्ट मैच जिताया था आपको। तो ऐसा भी ना करें ना कि उसको तो मुझे न्याय करना है, तो उसके न्याय आई डोंट केयर अबाउट। तो आकाशदीप को भी तो मुंह दिखाने लायक होना चाहिए कि यार तूने बर्मिंघम जिताया था, हमने तो शामी से बात भी की थी कि इंग्लैंड खेल सकते हो क्या, पर उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं तैयार नहीं हूं। अब वो तैयार नहीं थे, किसी और ने खेला, उसने अच्छा किया, अब पहला हक उसका बनता है। क्योंकि आकाशदीप क्योंकि उतना बड़ा नाम नहीं है तो शायद फिर वो चर्चा का विषय ना बने, पर हक तो उसका, छीनो मत यार। सर मेरा नाम प्रशांत है। 3 महीने में T20 वर्ल्ड कप है, क्या आकाश चोपड़ा को लगता है कि इंडियन टीम का जो लाइनअप है वो सेटल्ड है? और काफ़ी लोगों की बात हो गई, हर्षित राणा की, अर्शदीप की, सबकी। 2 नाम और हैं, एक श्रेयस अय्यर,
वो आपके मतलब आप उनको तो अभी कंसिडर ही नहीं कर रहे हो स्क्वाड में, ठीक है, बट ही हैज़ परफॉर्म्ड इन ODIs एंड T20s एज वेल। और दूसरा कुलदीप, आप दोनों को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। कुलदीप को भी मौके नहीं मिल रहे हैं, वो टीम में रहते हैं, खेलते नहीं है, और अय्यर तो स्क्वाड के ही बाहर है। तो देखो, कुलदीप यादव एशिया कप में इंडिया के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज से 17 विकेट थी उनकी, तो कुलदीप तो खेले हैं अभी, एंड दैट टू अ चाइनामैन बॉलर। आई मीन ही इज प्लेड ना, तो वो तो आप सी कॉम्बिनेशन के हिस्से में जब आप अगर 3 स्पिनर खिलाने वाले हैं तो कुलदीप यादव खेलने वाले हैं। नंबर 1 आपका अगर कोई सिर्फ एक स्पिनर खेलेगा तो वरुण चक्रवर्ती खेलेगा, वो फिर वरुण आपको कुलदीप को जगह नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम वर्ल्ड का T20 आए नंबर 1 बॉलर इज वरुण चक्रवर्ती। अब आपके पास वरुण भी, आपके पास कुलदीप भी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों अगर नहीं खेल सकते पिच के ऊपर, कोई आपकी रणनीति या पिच, देन सो बी इट यार, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि उस लड़के के साथ क्या हो रहा है, आपको ये देखना है कि इंडिया के साथ क्या करना है, भारत को जीतना है। तो और श्रेयस अय्यर का के साथ ये हुआ है कि तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये आपके 3-4 पे हैं, आपके 5 पे आते हैं हार्दिक पांड्या, आपके 6 पे आते हैं शिवम दुबे, आपके 7 पे आते हैं जितेश शर्मा। मैं कैसे लाऊं श्रेयस अय्यर को? मन तो मेरा बहुत करता है, पर कैसे लाऊं, किसको हटाऊं? किसी को बाहर बिठाऊंगा तो किसी के लिए जगह बनानी पड़ेगी ना। तिलक वर्मा को नहीं बिठा सकता बाहर, सूर्य कुमार यादव कप्तान है, उनको नहीं हटा सकते। 5 नंबर पे हार्दिक पांड्या को आप टच नहीं करना चाहते। शिवम दुबे का प्रदर्शन अच्छा है, जितेश शर्मा को एक मैच खिलाया, उसने भी अच्छा किया है। अभी तो रिंकू सिंह भी बाहर बैठा है यार एक बॉल खेलने को मिली थी, उसने भी चौका मारा था। तो इट इज अच्छी चीज़ है कि बहुत सारे लोग हैं, पर हर बंदे को हर जगह नहीं मिलेगा मौका। एज फार एज टीम इज कंसर्न, स्टेबिलिटी स्क्वाड के रूप में आप स्टेबिलिटी देखेंगे तो पूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी जो हम वो बैटिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, आई डोंट अग्री विद इट पर्सनली। वो मेरी ओपिनियन है कि मुझे नहीं लगता कि इतना बदलाव होने की जरूरत है कि सिर्फ 2 ओपनर सही हैं, बाकी सारे ऊपर नीचे करते रहो। आई डोंट लाइक इट। बट देन अगर वो एशिया कप आप बिना मैच ड्रॉप किए जीत जाते हैं पूरा इसी फिलॉसफी के साथ, बुमराह से 3 ओवर नई गेंद से कराने के बाद भी जीत जाते हो, अगर जीत ही रहे हो तो फिर एंड में तो फिर जीत को सही माना जाता है, हार को गलत माना जाता है। तो आइडियली नहीं होना चाहिए। आइडियल ये है कि आप स्टेबिलिटी होनी चाहिए, 4 तक तो सही रहना चाहिए, 5-6 से आप एक्सपेरिमेंट कर लो, आगे पीछे किसी को भेज दो। पर ये भारतीय टीम अभी तक तो ऐसा करते आई है। हो सकता है कि अब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शायद वो एक्सपेरिमेंट बंद कर दें। बट फरवरी में कंडीशंस विल बी डिफरेंट, ओस रहेगी, ड्यू रहेगी, वो भी आपको फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। यही बात हम बार बार वो कमेंट्री में भी कर रहे हैं कि ओस रहेगी, 2 फास्ट बॉलर चाहिए होंगे, आपको बुमराह के साथ अर्शदीप चाहिए होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो बात तो हम वो कर रहे हैं। अब अगेन हम सिर्फ बात कर सकते हैं यार, निर्णय तो किसी और ने लेना है। तो अब आई होप जो भी वो निर्णय लें वो भारत या इनके पुराने दोस्त मित्रों में नाज, जब तक इनको सिलेक्टर ना बना दें नहीं, मैं तो सिलेक्टर बनना नहीं चाहता सर, मेरे को नहीं बनना, मैं बड़ा खुश हूँ जहाँ पे मैं हूँ। पर अगर सामने से ऑफर आएगा तो मना? 100% मना, ना सिलेक्टर ना कोच। क्यों सर? इतना अच्छा काम, पेमेंट कम है। हाँ जी वो भी एक पार्ट है वैसे, पर जो कर रहा हूँ इतने मतलब गॉड इज़ बीन वेरी काइंड, अच्छा कर रहा हूँ, घर जाता हूँ अपने। सी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कि ना, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 12 की एक 8 की है। कुछ समय में 6 साल के अंदर बड़ी वाली जो है वो कॉलेज में चली जाएगी और उसका मन है कि बाहर जाके पढ़ना, पढ़ाई में बहुत अच्छी हो। तो फिर तो वो उड़ गई, मतलब पंछी उड़ जाएगा, वो घोंसला खाली रह जाएगा हमारा। तो मैं और वाइफ ही रहेंगे, बाद में जो करना होगा कर लेंगे। एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं फैमिली, आई मीन इट मे कॉल इट सेल्फिश कि भारत ने बुलाया, आप काम करने नहीं जा रहे हो, पर आई विल बी वेरी सेल्फिश कि बच्चों को मुझे बड़ा करना है। बड़े इन्वेस्टर हैं, फिलोसफर हैं, वॉरेन बफे, उनका वो पीस पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि परिवार, दोस्त और सादगी, ये 3 चीज़ें, यही है लाइफ। वो दोस्त थोड़े मेरे कम है, परिवार और सादगी में ठीक है बढ़िया। अच्छा, मेरा ये आखिरी सवाल है और देन विल क्लोज दिस कन्वर्सेशन। आपने खुद 3 किताबें लिखी हैं जिनका हमने जिक्र किया। आपको अगर रेकमेंड करनी हो, हमारा एक सेक्शन होता है किताब वाला, 5 किताबें जो आकाश चोपड़ा रेकमेंड करना चाहेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी खेलों में दिलचस्पी है कि साहब ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक आंद्रे आगसी की किताब है ओपन, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें हर चौथे पन्ने पे वो लिखते हैं कि आई हेट टेनिस, और थोड़े से पर्सपेक्टिव मिलता है कि यार आई हेट टेनिस एंड यू स्टिल बिकम आंद्रे आगसी। आई मीन दैट्स आउटस्टैंडिंग। ये नासिर हुसैन साहब की किताब है, आई थिंक मीटिंग फायर विद फायर, वो एक बहुत अच्छी किताब है, ज़रूर पढ़नी चाहिए। स्टीव वॉ की अगर कोई डायरी मिल जाए कोई सी भी, वो बहुत अच्छे हैं, वो लिखा करते थे पहले, तो वो आप ज़रूर पढ़ें अगर पढ़ने का मौका मिले।
वैसे है बड़ा सैड, क्योंकि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जिस तरीके से जहाँ पे पहुँचे एंड में, तो सडनली ऐसा लगता है कि जो पढ़ा था वो सब कुछ झूठ था। पर जब पढ़ रहे थे और वो डोपिंग का स्कैंडल नहीं था और वो बाहर नहीं आया, तो मैं तो उस किताब का बड़ा फ़ैन था। उनकी किताब का नाम मैं ज़रूर भूल गया हूँ, पर लांस आर्मस्ट्रॉन्ग साहब की बुक थी और आउटस्टैंडिंग किताब थी। आई मीन जो टूर डे फ्रांस की जो जर्नी है, जो विश्व का सबसे मुश्किल स्पॉट है, उसको किस तरीके से वो जिया उन्होंने, वॉज आउटस्टैंडिंग। अगर उस चीज़ को आंखें मूंद सकते हैं कि ओके बंदा ने गलत काम किया है, तो वो स्ट्रगल जो है वो पढ़ने लायक है, वो एक्चुअली आपकी आंखें खोलने लायक है। और अगर आप सिर्फ आई मीन स्पोर्ट नहीं करूँगा, स्पोर्ट से थोड़ा दूर चला जाऊँगा, टफ टाइम्स नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। ये अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं, देखते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आई थिंक इन इट सेल्फ ये बड़ा अच्छा वो सीखने के लिए उसमें बहुत कुछ है। इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर द रिकमेंडेशंस। देवी और सज्जनों, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम के इस एपिसोड में इतना ही। 2 बुनियादी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। एक ये, टैलेंट आपको कुछ दूर ले जा सकता है, लेकिन मेहनत वो आपको बहुत दूर तक लेकर जा सकती है। और दूसरी बात, पास जाएं या दूर जाएं, ये याद रखें कि सफ़र की शुरुआत किस वजह से की थी। आकाश चोपड़ा जी, आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच और बहुत सारी शुभकामनाएं। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में सीखने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए ललन टॉप।